हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का अन अकेडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी में तहे दिल से स्वागत है। आप देख रहे हैं आपके सामने वो सशक्त टीम खड़ी है जो आपकी सफलता को सुनिश्चित कराने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। आप देख रहे हैं ये हमारी टीम है जो आपकी सफलता के लिए दिन प्रतिदिन जो है प्रयासरत रहती है कि आपको कैसे बेहतर और सरल तरीके से आपको आपकी सफलता के साथ में जोड़ा जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं। मेरा नाम लोकेश पांडे है। मैं पिछले 7 वर्षों से डिफरेंट सिविल सर्विस की जो दिल्ली की जो प्रतिष्ठित कोचिंग है, उसमें जो है ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी जैसे महत्वपूर्ण विषय को पढ़ा रहा हूँ। क्रैक यूपीएससी सीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको मिलेंगे डेली लाइव कोर्सेज मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, सारी की सारी चीजें मिलेंगी, एक मल्टीपल एक्सेस मिलेगा आपको। प्रिपेयर कर सकते हैं आप टॉप एजुकेटर्स के साथ, आपके सामने ये सारे दिखाई भी दे रहे हैं। तो और हमें हमसे जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पे जाना होगा और ये लर्निंग ऐप को पहले अपने प्ले स्टोर से ये डाउनलोड कीजिए और उसमें आप सेलेक्ट कीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट, मतलब कौन सा आप इसमें सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, और फिर डिसाइड हो जाइए, एकदम पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर लीजिए कि अब हम लोग पूरा कमर बांध लेते हैं। अगर आप 12 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो रियल में जो इसकी पूरी की पूरी जो फी है वो आपको पड़ जाएगी 10% डिस्काउंट के साथ 36,000। और अगर 24 मंथ का लेते हैं तो आपको पड़ जाएगा ये 43,200। ठीक है, और अगर LP10 का आप लेते हैं तो 10% का ये जो एडिशनल डिस्काउंट है वो आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें अगर 21, 22 और 23, जो 21, 22 और 23 में देना चाहते हैं बेटा, वो इससे बढ़िया ऑप्शन कोई नहीं है। क्योंकि आप जानते हो वैसे भी दुनिया का मतलब भारत का ये सबसे बेस्ट और सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है ऑफलाइन ऑनलाइन, जो कि आपको हर सब्जेक्ट जो है पूरी तरह से एकदम पूरा तसल्ली से कंप्लीट कराता है और विद इन टाइम कराता है। एक बार नहीं, आप चाहें तो उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार कर सकते हैं। इसलिए दिस इज बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और वैसे भी आप जानते हो कि ऑनलाइन का जमाना चल रहा है, तो आप लोग इस पर आइए, जुड़िए और फिर उसके बाद आगे बातें बढ़ती हैं हम लोगों की। ठीक है, आज हम लोगों का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अंतःस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। हाँ, सभी लोगों को, हाँ बिल्कुल लेंगे बेटा, बिल्कुल। अभी तो शुरुआत है ना, अभी देखो आगे आगे होता है क्या। अभी तो बहुत चीजें लेना बाकी है। अभी तो बस आप लोगों को ला रहा था कि प्लेटफॉर्म पे आओ पहले। ठीक है, हाँ बिल्कुल। लेखपाल के लिए बेटा सब सब इजिस पढ़ लो, सब आ जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप घबराइए नहीं, सारे के सारे सब लोग जो है आइए जुड़िए। अब शुरुआत करते हैं हम लोग। आज टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए सभी लोगों को एक बार गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए, जल्दी जल्दी आइए, सबको गुड मॉर्निंग। अंतःस्रावी ग्रंथ हम पढ़ेंगे। अंतःस्रावी ग्लैंड, ग्रंथि, ग्रंथि, ग्रंथ नहीं बोल रहा हूँ, अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ेंगे, या हम इसको हार्मोनल सिस्टम या हार्मोनल कोऑर्डिनेशन भी बोलते हैं इसको। आप जानते हैं कि हार्मोन होते क्या है ना? आप जानते हैं कि हार्मोन भी ये क्या है, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे शरीर में कब किस अंग को कैसे काम करना है उसके लिए वो सारा का सारा मैसेज ले जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको नॉर्मली मैसेंजर भी बोलते हैं। क्लियर? तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं आज कि वास्तव में ग्लैंड क्या होती हैं, ग्रंथियां क्या होती हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि वास्तव में ग्रंथि किसको बोलते हैं। हाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे हैं बेटा, बिल्कुल। तो वास्तव में ये ग्लैंड है क्या? देखिए, ग्लैंड जो होती है ना, वो हमारे शरीर में छोटी छोटी जो होती हैं, छोटी छोटी थैली नुमा संरचनाएं होती हैं जो कि एपिथेलियल टिश्यूज की बनी होती है। एपिथेलियल मतलब उपकला ऊतक की बनी होती है ना? हमारे शरीर में आप जानते हैं 4 टाइप के ऊतक पाए जाते हैं, 4 टाइप के, है ना? टिश्यूज अगर बात करें
तो टिश्यूज हमारे बॉडी में 4 प्रकार के पाए जाते हैं बेटा, ठीक है। एक को हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू, है ना, जो बाहरी आवरण को बनाता है। आप देखते हैं ये पूरा स्किन वगैरह जो भी है, यानी जो कवरिंग का काम करता है, चाहे वो अंदर से हो चाहे बाहर से, जैसे आप समझ सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप घर जब बनवाते हैं तो अंदर की तरफ से प्लास्टर करवाते हैं, बाहर की तरफ से प्लास्टर करवाते हैं, ठीक वैसे, लेकिन अंदर वाला जो प्लास्टर कराते हैं वो ज्यादा खूबसूरत है बाहर की अपेक्षा। तो सबका अलग अलग काम होता है, इसलिए, है ना। चलिए कोई बात नहीं बेटा, पढ़ाई कोई काम नहीं है, सारे के सारे। तो टिश्यूज के बारे में हम लोग टिश्यूज देख रहे थे कि ये जो ग्रंथि बनी होती है वो एपिथेलियल यानी उपकला ऊतक की भी बनी होती है, ठीक है। इनका सारा का सारा यही होता है। और वैसे मैंने कहा टिश्यू हमारे बॉडी में 4 प्रकार के, ये देखिए, एक तो उपकला ऊतक हुआ, दूसरा संयोजी ऊतक हुआ या कनेक्टिव टिश्यू हुआ, और तीसरा जो होता है मस्कुलर टिश्यू हुआ यानी पेशी ऊतक, और चौथा जो होता है वो नर्वस टिश्यू होता है। 4 प्रकार के टिश्यूज हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। उनमें से जो पहला जो टिश्यू है, उसी का जो है उसी की ये बनी होती। हम टिश्यूज पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे बेटा, ठीक है ना। एपिथेलियल, संयोजी, हाँ, संयोजी और पेशी, पेशी मतलब ये मसल्स, है ना, मस्कुलर, मस्कुलर और तंत्रिका, हाँ बिल्कुल। आइए जल्दी से आइए, गुड मॉर्निंग सभी को फिर से। तो शरीर में पाए जाने वाले छोटी छोटी थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं, वही क्या है। और आप थैली हैं तो बेटा ये समझिए, ये थैली इसीलिए कि सारा मटेरियल जो है ये क्या करती है, इसी में सिक्रीट करती है और थैली में आता है। और फिर थैली में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए ये कोई थैली, तो थैली में ये सारी की सारी अंदर ही अंदर सारी की सारी सेल लगी हुई है, ये सेल, और ये सारा का सारा चीज इसमें मटेरियल यहाँ पर भरती हैं, और जब भर देंगी तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो सारा का सारा इधर से माल मटेरियल इसका सब बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही देखेंगे, जो शरीर के लिए आवश्यक, देख ले, शरीर के लिए जो सब कुछ आवश्यक है, क्या आवश्यक है, तेल। अरे ये तेल की बात करें, आपके स्किन को चिकना बनाने के लिए, मॉइस्चर बनाने के लिए, बेटा अगर ये नहीं रहेगा तो आप जानते हो कि आपकी वैसे भी चेहरे पर पूरी झुर्रियां पड़ जाती हैं, आपका चेहरा सूखा पड़ सकता है, पूरी बॉडी मतलब सूख सकती है। इसलिए जो है ना, आपके बॉडी में ऑयल ग्लैंड पाई जाती है, इसको हम, है ना, ऑयल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है स्वेद, स्वेद मतलब पसीना, पसीना वाली भी ग्रंथि पाई जाती है। श्लेष्म, है ना, हाँ। हाँ बिल्कुल, आज हार्मोन ही चल रहा है बेटा। तो ये श्लेष्म की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद मिल्क ग्लैंड की बात करेंगे, दुग्ध, एंजाइम, एंजाइम भी जो है ग्लैंड से निकलते हैं, हार्मोन भी ग्लैंड से निकलते हैं। यानी हमारे शरीर में जो भी पाई जाती हैं, जो भी महत्वपूर्ण पदार्थ होता है, जैसे आंसू हो गया या कान में निकलने वाला जो वैक्स हो गया, पसीना हो गया, तेल हो गया, दुग्ध हो गया, है ना, जितनी भी चीजें, एंजाइम, हार्मोन, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट निकलती हैं, वो किसी न किसी ग्रंथि से ही निकलती हैं। हाँ, म्यूकस मतलब, अरे यही जो नाक वगैरह जो निकलता नहीं आपका म्यूकस भाई, जो चिपचिपा पदार्थ होता है, जो चीज़ों को आसानी से आने-जाने देता है। जैसे आप खाते हैं तो खाने का जो है आसानी से आपके स्टमक में ग्रास नली से होता हुआ पहुँच जाता है। वो जो एक चिपचिपा पदार्थ होता है वही है म्यूकस या श्लेष्म, ठीक है ना? हाँ, यही बात। तो ये सारे के सारे चीज़ जो होते हैं, वो सब किसी न किसी ग्लैंड से ही निकलते हैं। ये ध्यान रखिए बेटा, कोई न कोई ग्लैंड जो है वो ज़रूर होगी वो, ठीक है? जिससे, और इसी से आपके सारे के सारे, हाँ, स्वेट भी, ऑयल भी, सब कुछ, ज एवरीथिंग सब निकलेगा। ग्रंथियां सामान्यतः उपकला ऊतक की बनी होती हैं। ये जो टिश्यूज हैं, वो टिश्यू मैंने कहा कि ये उपकला की बनी है, जिससे आपका स्किन बना हुआ है। मैंने आपको पता है उपकला ऊतक क्या होता है, जैसे आपका सपोज कीजिए कि आप, ये 4 टिश्यूज होते हैं, मैंने कहा उपकला ऊतक। यहाँ पर थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा, ये देखिए, उपकला ऊतक, पहले देखिए ऊतक। तो ऊतक मैंने कहा 4 प्रकार के, जंतुओं में 4 प्रकार के पाए जाते हैं सामान्यतः। एक को बोलते हैं हम लोग एपिथेलियल या उपकला, दूसरे को हम बोलते हैं संयोजी या कनेक्टिव, तीसरे को बोलते हैं हम लोग पेशीय, और चौथे को बोलते हैं हम लोग तंत्रिका, है ना। तंत्रिकीय ऊतक मतलब आप ये जानते हैं नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू, पेशी मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, हाँ, आप जानते हैं कि हमारे बॉडी को कवर करता है, इसके ढेर सारे काम होते हैं बेटा। एब्जॉर्प्शन, जैसे आपने देखा था कि
छोटी आंत के अंदर गए थे, जो ये विलाई वगैरह मिला था, तो ये विलाई वगैरह भी जो बने हुए हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं ना, ये सारे के सारे एपिथेलियल टिश्यू से बने हुए हैं। अरे भाई, आप मैंने कहा कमरा आप बनवा रहे हैं, जैसे आप कमरा बना हुआ है घर का, तो बाहर की तरफ भी आप प्लास्टर कराते हो। बाहर की तरफ जो प्लास्टर कराते हो इसलिए कराते हो ताकि वो प्रोटेक्ट रहे, किससे? धूप से, बरसात से, सर्दी से, ज्यादा टाइम के लिए, यानी बाहर के लिए प्रोटेक्शन। जैसे आपकी स्किन जो बनी हुई है, ये वास्तव में क्या करती है, बाहर जो आप भाई जिस एनवायरमेंट में रह रहे हो, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में क्या है, हाँ, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, माइक्रोब्स, सारे के सारे हैं। आपके शरीर में अंदर घुस जाएंगे तो ढेर सारे वो क्या करेंगे, तांडव करेंगे, आपके बॉडी को हिला के रख देंगे, मतलब ढेर सारी डिजीज जनरेट करेंगे। तो इसलिए ये क्या करता है, वो किसी को अंदर जाने नहीं देता। और हम नहाते हैं तो सारा का सारा बोलते हैं ना, साबुन लगा के, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, जहां पर पूरा लगा करके नहाते हैं, वो सारा का सारा सब चले जाते हैं। क्लियर, मतलब यही चीजें। तो ये उपकला ऊतक, तो उपकला ऊतक की बनी होती है, ये सारे के सारे अंदर से, याद रखिएगा बेटा ये। तो इसीलिए ये ध्यान रखिएगा कि ये वास्तव में किसके बनी होती है, उपकला ऊतक की। क्लियर, हाँ। तो मैंने आपको बताया कि शरीर में पाए जाने वाले छोटी जो थैलीनुमा संरचना होती है, वो वही जो है ग्रंथि कहलाती है। और ये शरीर के जितने भी महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं, वो सारे के सारे किसी न किसी प्रकार की थैली यानी ग्रंथि से ही निकलते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? और ग्रंथियां सामान्यतः हमने क्या बताया, उपकला ऊतक। जब टिश्यू पढ़ाएंगे बेटा तो वहां पर आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब आई, ग्रंथियां जो होती है ना, वो मुख्य प्रकार से 3 होती हैं। एक को हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथ, एक को बोलते हैं वहिस्रावी ग्रंथ, और एक को बोलते हैं मिश्रित ग्रंथ। अंतःस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है हार्मोन निकालती है। बेटा क्या निकालती हैं, हार्मोन। जो हार्मोन का सिर्फ श्रावण करें, यानी जो सिर्फ हार्मोन जो है निकालें, उनको हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अब अंतःस्रावी ग्रंथि जो इसलिए क्योंकि अंदर ही अंदर ये सारा का सारा इनका मटेरियल निकलता है। वास्तव में ये, इनके पास अपनी खुद की कोई पाइप नहीं होती। मतलब समझ रहे हैं ना? मतलब जैसे कि जहां पर भी ये अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, उनके पास कोई ऐसा पाइप नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसके द्वारा वो अपनी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजें, है ना? इसलिए ये क्या होती हैं, ये डक्टलेस होती हैं। डक्टलेस का मतलब हुआ कि इनके पास अपनी वाहिनी नहीं है। जबकि अगर हम बात करें वही स्रावी ग्रंथि, तो हार्मोन के अलावा, ध्यान रखना बेटा, हार्मोन के अलावा शरीर के लिए आवश्यक लगभग जितने भी प्रकार के मटेरियल होते हैं, वो वही स्रावी ग्रंथियों से ही निकलते हैं। और इनके पास खुद की अपनी पाइप होती है बेटा। पाइप का मतलब अपनी खुद की नलिका होती है, इसलिए इनको नलिका युक्त ग्रंथियां कहते हैं। नलिका युक्त का मतलब आपने देखा था, आपने जैसे देखा हो कि हम लोगों ने उसमें देखा था, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने देखा कि पैंक्रियाज, है ना, पैंक्रियाज भी था साथ में, और गॉल ब्लैडर भी लगा। तो गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज से आपने देखा था कि अगर हमने ड्यूडिनम को देखें तो जो ड्यूडिनम था, आपने देखा था कि ये इस तरह से इधर से ड्यूडिनम गया था ऐसे, मान लीजिए ये स्टमक था तो ऐसे गया था। तो यहाँ पर आकर के ये पैंक्रियाज से भी खुल रहा था, और यहाँ पर गॉल ब्लैडर से भी आकर के ये खुल रहा था। यानी जब अगर जैसे ग्लैंड है, तो ग्लैंड से अगर पाइप जुड़ी हो जहां पर उसको जाना है, जहां भेजना है, तो ऐसे को हम बोलते हैं डक्टेड ग्लैंड, यानी नलिका युक्त। तो वही स्रावी ग्रंथियां कैसी होती हैं, वो नलिका युक्त होती हैं। यानी वो जहां पर बन रही हैं और दूसरे जगह अगर उनको, जैसे मान लीजिए ग्लैंड ये, जैसे मैंने ये कहा कि यहाँ पर ये ध्यान दीजिए बेटा, जैसे आपको मैंने बताया था उसमें अगर थोड़ा ध्यान आए, तो ये मान लीजिए आपका ये स्टमक था, आपने ध्यान दिया होगा अगर उस समय पढ़ रहे होंगे तो। ये देखिए, ऐसे मान लीजिए ये स्टमक है और ये ड्यूडिनम, है ना, मतलब ये ग्रहणी। तो आपने देखा था कि यहीं पर ये पाइप आई हुई थी, और यहीं पर था लीवर, आपका याद आ रहा है, और लीवर के नीचे था गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर से ये जो पाइप आई, तो गॉल ब्लैडर यहाँ पर भी एक ग्लैंड है, ये भी है ना? तो ये ग्लैंड जो है, आप देख सकते हैं कि ग्लैंड से जो है यहाँ पर जो मटेरियल आएगा, ऐसे यहाँ पर और भी ढेर सारे जितने भी नॉर्मल ग्लैंड हो, चाहे वो स्वेट स्वेट ग्लैंड हो, चाहे मिल्क ग्लैंड हो, है ना, चाहे ऑयल ग्लैंड हो, चाहे सेरोमिनस ग्लैंड हो, चाहे लैक्राइमल ग्लैंड हो, चाहे म्यूकस ग्लैंड हो, कोई भी, है ना, सबका जो होता है पाइप लगी होती। लार ग्रंथियों में भी आपने देखा था पाइप लगी थी, ठीक है ना? हाँ, हाँ बिल्कुल बेटा, पैंक्रियाज तो मिक्स्ड ग्लैंड है, सही। तो यानी इतनी बात आपको ध्यान में रखना है कि इसमें इसके पास क्या होती है, ये जहां पर भी बनेंगे और जहां पर इनका टारगेट है वहां पर जाने के लिए इनके पास एक पाइप होती है,
उसी से ले जाकर के छोड़ देते हैं। जबकि इनके पास पाइप कोई नहीं, ये ग्लैंड बने हुए हैं, बगल से जो गुजर रहा होता है ना? जैसे बगल से गुजर रहा, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि मान लीजिए सब्जी मंगाना होता है, तो बेचारे खुद जाते हैं अपना गाड़ी लेकर के, और कुछ लोग क्या करते हैं, वही जो जा रहे होते हैं, बराबर आने जाने वाले होते हैं, उन्हीं को दे देते हैं पैसा कि भैया आते वक्त जो है हमको सब्जी लेके आइएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी है कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, वो अंदर ही जो बनाने के बाद ये ब्लड में डाल देती है। और ब्लड तो आपको पता है कि ब्लड जो है हर जगह जो है, बॉडी के हर जगह पार्ट में जाता ही है। तो कहता भैया आप तो जा ही रहे हो, तो मैं मेरा काहे पैसा खर्चा कर रहे हो, और तेल पेट्रोल फालतू जलेगा, तो दे देता है। तो वो जहां पर उसकी जरूरत होती है ले जाकर के, उसका एक टारगेट जो होता है ना, टारगेट सेल होता है, ये मतलब एक लक्षित आर्गन होता है, कहाँ पर उसको जाना है। तो ब्लड तो भाई सब जगह जाता है, तो ब्लड में बैठा और आराम से होता हुआ वो वहां पर पहुंच गया। और फिर उसके बाद पहुंचता है तो कहता हाँ हेलो भाइयों, क्या हाल चाल, अभी क्या कर रहे हो? तो बोला बस अभी तो सो रहे थे। कहे कि बेटा अब वक्त आ गया है, तुम्हें अपना काम करना है। क्योंकि आप जानते हो हार्मोन क्या, हार्मोन को केमिकल मैसेंजर ऑफ बॉडी बोला जाता है। इनका मात्र काम क्या है, जो भी कोशिकाएं हैं या जो भी शरीर के जितने भी अंग हैं, उनको कब काम करना है, कितना काम करना है, वो सारा का सारा डिसाइड किसके द्वारा होता है भाई? वो सारे के सारे हार्मोन के द्वारा डिसाइड होते हैं। इतनी बात क्लियर हो रही ना? तो हार्मोन बहुत ही जबरदस्त, अभी देखिएगा इतना जबरदस्त मजा है। लेकिन हाँ, अपनी भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा, क्योंकि हार्मोन में फालतू फालतू के सवाल भी आप लोग पूछेंगे, वो मुझे पूरी उम्मीद है। इसलिए मैं पहले से ही बता देता हूं। अब देखिए, तो यानी अंतःस्रावी ग्रंथि आपने देख लिया कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि में मेन अंतर क्या। आपने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ हार्मोन निकालेगा, और ये हार्मोन के अलावा और जो कुछ भी है वो सब कुछ निकाल सकता है, लेकिन हार्मोन नहीं निकाल सकता। तो ऐसी ग्रंथियों को बहिःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है। और मिश्रित ग्रंथियां क्या है? मिश्रित ग्रंथियां मतलब हार्मोन भी निकाल सकती हैं और उसके अलावा और भी चीजें निकाल सकती हैं। जैसे यहां पर हम बात करते हैं पैंक्रियाज की, पैंक्रियाज की बात कर सकते हैं, या गोनैड्स की बात करते हैं। गोनैड्स का मतलब हुआ जनद। जनद में दो आएंगे, मेल की बात करें तो यहां पर आएगा टेस्टिस मतलब वृषण, और यहां पर अगर आए तो हम बात करते हैं, यहां पर आता है अंडाशय यानी ओवरी। ध्यान दीजिएगा। मिश्रित ग्रंथियां का मतलब क्या हुआ, यानी ऐसी ग्रंथियां होंगी जो क्या हो सकती हैं, जिनसे हार्मोन तो निकलता ही है, हार्मोन के साथ में और कुछ भी निकल जाए, यानी हार्मोन निकले और साथ में कुछ और निकल। जैसे आपको अगर हम लोगों ने देखा था पैंक्रियाज यानी अग्नाशय की बात करें बेटा, तो अग्नाशयी रस निकाला था कि नहीं? भाई हम लोगों ने अग्नाशय देखा था। अगर आप पूरा का पूरा क्लास ले रहे होंगे तो आपको पता होगा बेटा कि हमने पैंक्रियाज देखा था। तो पैंक्रियाज में आपको क्या मिला था कि ये पैंक्रियाटिक जूस निकालता था। याद आ रहा है ना? हाँ, समझिएगा। यानी वो पैंक्रियाटिक जूस भी निकालता है। टेस्टिस, ओवरी, पैंक्रियाज। यस, वेरी गुड बेटा, इतनी बात को आप समझना, इनको गोनैड्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये सब क्या है, ऐसे ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन के साथ साथ मतलब हार्मोन तो निकालती हैं, यानी हार्मोन के अलावा और सब कुछ भी निकालती हैं। ठीक है। तो अग्नाशय में आपने देखा अग्नाशयी रस निकला था, तो वहां एंजाइम थे, इंपॉर्टेंट एंजाइम, अगर आपको याद आ रहा हो, पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम थे ना? हाँ, कौन कौन से एंजाइम थे, थोड़ा सा हमको बताइएगा कि पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम मौजूद थे। देखता हूं कि कौन पढ़ रहा है और कौन बस यूं ही मौज मस्ती कर रहा है। बोलो, पैंक्रियाटिक जूस से में कौन सा, अच्छा पैंक्रियाटिक जूस का काम और उसके एंजाइम थोड़ा सा हमको बताइए। देखता हूं थोड़ा बहुत आप लोग उसको रिवाइज करे हैं, पढ़े हैं कि नहीं। यस, उत्तर जल्दी आना चाहिए भाई। हाँ, जठर रस नहीं बेटा, अग्नाशयी रस की बात कर रहा हूं। अग्नाशय जो अग्नाशय से निकलता है, पैंक्रियाज से। बोलो जल्दी, क्या निकाल रहे भैया? अनिल कुमार जी निकाल रहे हैं ट्रिप्सिन और पेप्सिन, दोनों निकलेगा। ट्रिप्सिन भी और पेप्सिन भी, और या और कुछ भी निकलेगा? बोलो भाई जल्दी। हम्म। इंसुलिन हार, अब इंसुलिन तो अभी तो बेटा अभी देखेंगे ना, अभी क्या क्या निकलेगा। मैंने जो पूछा कि पैंक्रियाज से, मैंने पढ़ाया था इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि पैंक्रियाज से पैंक्रियाज जूस निकलता है, और पैंक्रियाटिक जूस में उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या करता है, और उसमें वास्तव में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया था, आप लोगों को बताना पड़ेगा। हाँ बोलो भाई।
अरे कोई तो बोलो भाई। हाँ, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और पेप्सिन। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और पेप्सिन। क्या भाई? पेप्सिन भी यहाँ पर निकाल रहे हो आप लोग? बोलो। कोई बात नहीं बेटा, जिसकी फर्स्ट क्लास उसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाकी और तो बताए। कहाँ चले गए भाई? हाँ, लाइपेज भी ठीक है। चलिए, हाँ अब सही है। चलिए, हाँ बिल्कुल सही, अब सही यार, ट्रिप्सिन भी है, एमाइलेज भी है और लाइपेज भी है, ठीक है। तो ये तीन मतलब ये निकालता है, और साथ ही मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि माध्यम को भी ये क्या करता है, थोड़ा क्षारीय बनाता है, क्योंकि जब तक क्षारीय नहीं बनाएगा बेटा, तब तक ये तीनों एंजाइम उस पर काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये के बातों को थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना, ठीक है। तो अग्नाशय इसीलिए ये मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी वो अंतःस्रावी। अब देखिए, अब ये क्या करेगी, ये इंसुलिन भी मेन निकालती है, इंसुलिन, ग्लूकेगान और सोमेटोस्टेटिन। मतलब इंसुलिन और ग्लूकेगान आप देखेंगे, या इंसुलिन को मान के चलिए कि ये एक एक हार्मोन भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण निकाल। तो यानी कुल मिला जुला करके आपने देखा कि अंतःस्रावी ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो कि केवल और केवल हार्मोन का स्रावण करती हैं, और इनके पास अपनी कोई नलिका नहीं होती। ये सारा का सारा जो हार्मोन बनाते हैं वो सीधे किस में उड़ेल देते हैं बेटा? बोलो। हाँ, बिल्कुल सही। अल्कली करता है, बहुत सही, वेरी गुड। ये किस में डाल देते हैं, हार्मोन किस में डाल देता है, एकदम आराम से बताइएगा हमको। ये सीधे ब्लड स्ट्रीम में डाल देता है, यानी रक्त की नलिकाओं में डाल देता है, कहता है कि बेटा जाओ, उस पर सारा का सारा, उसको जब भेजता है तो उस पर सब पता वगैरह लिखा रहता है, वो जा करके और कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसी कोशिकाओं को हिट करता है, और जिसको हिट करता है उसको हम टारगेट सेल बोलते हैं, यानी लक्षित कोशिका। और ग्रंथियां जो वही स्रावी होती हैं, उनमें खुद की अपनी नली होती है, यानी उनके पास खुद अपना एक रास्ता होता है जाने का। वो किसी रास्ते से होके नहीं जाते, वो पब्लिक रास्ता का इस्तेमाल नहीं करते। उनके इनका खुद अपना रास्ता होता है, जहां पर काम होता है वहां पर ये जाकर के अपना काम करके चले जाते हैं, ठीक है ना। और मिश्र ग्रंथियां में ये दोनों निकलते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर हमने लिख दिया है। अब वही स्रावी ग्रंथियां क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं। यानी ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन के अतिरिक्त, यहां पर ध्यान दीजिए बेटा, हार्मोन के अतिरिक्त, मैंने कहा हार्मोन तो नहीं निकालेगा, हार्मोन के अलावा लगभग सभी प्रकार के महत्वपूर्ण पदार्थों को ये क्या करेगा, स्रावित करती, सब। चाहे मैंने क्या बताया, चाहे वो आयल ग्लैंड की बात कर लो, है ना। देखिए, मैं अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है बेटा, तो उधर का मैं बोल रहा हूं, ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन के अतिरिक्त शरीर के लिए आवश्यक लगभग सभी प्रकार के महत्वपूर्ण पदार्थों का श्रवण करती हैं। इतनी बात हम करना चाहते हैं भाई, ये हमने बता भी दिया, है ना। यानी कुल मिलाकर के आपको इतना बस ध्यान में रखना है कि जो भी, चाहे श्वेत ग्लैंड की बात कर लें, चाहे आंसू की बात कर लें, चाहे दुग्ध की बात कर लें, है ना, चाहे आप सलाइवा जो निकालते हो लार, वो उसकी बात कर लें, या जो नाक से निकलने वाले जो म्यूकस है उसकी बात कर लें, है ना, जितनी भी चीजें या जिससे कुछ एंजाइम निकलते हैं, है ना, ये सारे के सारे क्या बेटा, ये सब के सब जो है वो वही स्रावी ग्रंथियां हैं, ठीक है ना। हाँ, क्लियर हो रही बात? अब ये देखिए, म्यूकस ये सारे के सारे वही स्रावी ग्रंथियां, यहां पर मैंने लिख दिया है। जैसे आप देखिए, श्वेत, श्वेत यानी स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड को हम लोग और सीबेसियस ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं बेटा। इसको इसको किस नाम से जानते हैं, सीबेसियस ग्लैंड भी बोलते हैं इसको। मिल्क ग्लैंड आप जानते हैं, श्लेष्म ग्लैंड को म्यूकस ग्लैंड, है ना। यहाँ पर देखिए म्यूकस भी है। मोम ग्रंथियों को वैक्स ग्लैंड या इसको सीरुमिनस ग्लैंड बोलते हैं। अश्रु ग्रंथियों की बात करें तो अश्रु ग्रंथियों को टीयर ग्लैंड या लैक्राइमल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। और एंजाइम स्रावित करने वाली जो ग्रंथियां होती है, यानी कुल मिला जुला करके हम इतनी बात समझ गए कि जो ग्रंथियां, मतलब जो इंपॉर्टेंट मटेरियल आप जानते हो जो निकल रहे हैं वो किसी न किसी ग्रंथि से निकल रहे हैं। और ऐसे अगर हार्मोन के अलावा कुछ भी है तो वो किससे निकल रहा होगा, वही स्रावी ग्रंथि से। इतनी बात आप लोग गांठ बांध लेना, ठीक है। हाँ, ऑयल, म्यूकस, ये सारे के सारे बेटा, ठीक है। इन ग्रंथियों के पास मैंने कहा नलिका होती, खुद की नलिका होती, यानी अपना खुद रास्ता होता है, जहां पर इनको काम करना है वहां तक पहुंचने के लिए ये ब्लड का सहारा नहीं लेते, बल्कि इनके पास खुद पाइप होती, वहां जाते हैं। जैसे आप अपनी स्वेट ग्लैंड या सीबेसियस ग्लैंड देखते हैं, बाहर जो पसीना या ऑयल निकलता है बेटा, याद रखिएगा, मैंने आपको क्या बताया, ऑयल ग्लैंड जो होती है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है।
क्योंकि ऑयल ग्लैंड जब आती है तो वो क्या करती है, आपके शरीर पे, आपके चेहरे पर क्या करती है, ऑयल की एक लेयर लगा देती है, ठीक है, ताकि जो बाहर से मॉइस्चर है उसका लॉस ना हो या सूखे ना, है ना। तो ये सारी की सारी क्या है, हाँ बिल्कुल, स्वेट ग्लैंड भी बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इनके पास अपनी नलिका होती है ना, क्योंकि यह अपने पदार्थों को लक्षित अंगों तक नलिकाओं के माध्यम से ही पहुंचाती हैं। जो भी नलिका है उसी के माध्यम से ये पहुंचा देती है जहां जरूरत पड़ती है इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, चलो आज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है पूरा, देखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें अंतःस्रावी ग्रंथि, भाई वो तो आपने देख लिया, मेन तो हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि है, आज का हमारा पूरा का पूरा फोकस ही इस पर होने वाला है ना। तो अब यहां पर हम पढ़ें, ऐसी ग्रंथियां जो केवल और केवल किसका श्रावण करती हैं, हार्मोन का बेटा। जो किसका श्रावण कर रही हैं, हार्मोन का श्रावण कर रही हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां। हमने पहले से ये सब बातें कर ली हैं, लेकिन फिर भी एक बार देखते चलते हैं बेटा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हाँ ठीक है, आगे देखिए। अब मैंने कहा इसका फिर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर देखिए आप, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है। ये सारे के सारे जो आपके हैं वो सारे के सारे आपके सबसे इंपॉर्टेंट अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। इन सारे के सारे को आपको देखना है ना। और आप वैसे भी जानते हो कि दो ग्लैंड जो है वो यूपीएससी की बहुत फेवरेट है, पीयूष ग्रंथि और एड्रिनल ग्लैंड। और साथ में अब तो थायराइड और थाइमस पे भी उसका हमला हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको पीयूष ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड को बहुत बाखूबी कवर कर लेना है। इससे जितने भी हार्मोन निकलते हैं, हाँ वो सारे के सारे, ठीक है ना। यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में आपने देखा कि ये वास्तव में हार्मोन निकालने वाली ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। अंतःस्रावी का मतलब जो अंदर ही अंदर चीजों को छोड़ते हैं, है ना। आप देखो अंदर ही सारा का सारा ब्लड में ही डाल दे तो ब्लड तो बाहर निकलता नहीं अंदर ही, इसलिए अंतःस्रावी है। और वही स्रावी की बात करें तो ये ज्यादातर बाहर अपनी जगह से जहां पैदा होते हैं उससे बाहर निकालते हैं। जैसे आप देखिए पसीना निकल रहा है, स्वेट निकल रहा है ना, म्यूकस निकल रहा है, सारी की सारी चीजें जो है वो शरीर से बाहर निकाली जाती है, इसलिए उसको वही स्रावी ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इन ग्रंथियों में नलिका नहीं पाई जाती बेटा, ये इसमें क्या नहीं पाई जाती, ये ध्यान रखना, नलिका नहीं पाई जाती है ना। और नलिका विहीन, इसीलिए इनको नलिका विहीन कहते हैं। ये अपना हार्मोन सीधे कहाँ डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए ये ग्लैंड है और बगल से ये क्या जा रही है ना, पाइप जा रही है ब्लड की, तो ये अपना सारा का सारा ये ब्लड में ही उड़ेल देते हैं, सारा का सारा अपना कहाँ पर उड़ेल देते हैं, ये ब्लड के स्ट्रीम में उड़ेल देते हैं, है ना। इसलिए उसमें कोई समस्या नहीं आती। इज दैट क्लियर। तो मेरे ख्याल से अब इतनी बात आप समझ गए होंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथि वास्तव में है क्या, डक्टलेस ग्लैंड। यस वेरी गुड अजरुद्दीन, डक्टलेस ग्लैंड है बेटा ये। और जबकि उससे पहले क्या थी, वो डक्टेड थी। डक्ट मतलब आप जानते हो, डक्ट मतलब पाइप, नलिका। तो ये डक्टलेस है और वो डक्टेड थी, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं, जैसे अगर हम यहां पर देखें तो ग्लैंड आपको दिखाई देगा, ये लोकेशन हमने दिखाया कि लोकेशन वास्तव में कहां है। तो लोकेशन देखिए, जो हाई पिट्यूटरी ग्लैंड है वो आप जानते हैं वो कहां पर है, आपके ब्रेन में है। थायराइड ग्लैंड की बात करें तो वो कहां पर है, आपके गले में, थायराइड और पैराथायराइड आपके गले में है, ठीक है। इसी तरह से ये देखिए, ये एड्रिनल ग्लैंड कहां पर है, ये देखिए पीछे किडनी के ऊपर बैठा हुआ एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है। इसी तरह से ये क्या है, पैंक्रियाज है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या है, ओवरी है। तो ये सारे के सारे जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे कि ये सारे के सारे ग्लैंड, देखिए ये वाला कौन सा है, ये पिट्यूटरी है, ये क्या है, थायराइड है, और थायराइड भी है, यहाँ पैराथायराइड भी है, आप देख सकते हैं पैराथायराइड भी है। यहाँ पर ये पैंक्रियाज यानी अग्नाशय जिसको आप बोलते हो। एड्रिनल का मतलब अधिवृक्क जो किडनी के ऊपर पाया जाता है। यहाँ पर टेस्टिस है। तो ये इतने जो होते हैं इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया ये हैं। और यहीं पर एक है चेस्ट में, क्योंकि आप एडल्ट हो जाते हैं, आप वयस्क हो जाते हैं, तो वो थाइमस ग्लैंड नहीं रह जाती, इसलिए यहाँ पर बेटा ये चेस्ट में जो है यहाँ पर ये थाइमस ग्लैंड है, ठीक है। और यहीं पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट बगल में एक और छोटी सी ग्लैंड होती है जिसको हम पीनियल ग्लैंड कहते हैं। तो लोकेशन आपको ध्यान में रखना है। आपसे सीधे सीधे ये भी पूछ सकता है कि पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कहाँ पर होती है, तो आपको याद होना चाहिए कि वो ब्रेन में है ना। इसी तरह से थायराइड और पैराथायराइड कहाँ पर है, वो आप बताएंगे आपके गले में है। एक है जिसको हम थाइमस ग्रंथि कहते हैं, ये देखो बेटा ये कौन सी ग्लैंड है, ये थाइमस ग्लैंड, वही जहां पर आपको मैंने बताया था कि लिम्फोसाइट जो होते हैं, है ना, जो टी लिम्फोसाइट याद आ रहा है ना, जहां पर टी लिम्फोसाइट मैच्योर होते हैं वो उसी को हम बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। यानी ये आपके इम्यूनिटी से बहुत संबंधित है, इम्यूनिटी आपके जो तंत्र है वही काम करेगा, ठीक है ना। हाँ बाकी ये ओवरी है, आप देख ही रहे हैं ओवरी,
ठीक है, एड्रिनल क्लियर आपके सामने है कि ये लोकेशन कहाँ है, ये आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ें। अब हम बात करते हैं मिश्रित ग्रंथि की। तो मिश्रित ग्रंथि आपको मैंने पहले ही बता दिया था बेटा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन के साथ साथ अन्य पदार्थों का भी श्रावण करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? वो अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती, सॉरी, मिश्रित ग्रंथि कहलाती। मतलब जो क्या करे, जो हार्मोन तो निकाल ही रहा, देखो हार्मोन के साथ ही साथ अन्य पदार्थों का भी श्रावण, जैसे आपने देखा, अगर हम पैंक्रियाज की बात करें तो वो पैंक्रियाज अलग भी निकाल रहा है। इसी तरह से हम अगर वृषण की बात करें तो वृषण आप जानते हैं कि ये हार्मोन भी निकालता है और उसके साथ में आप और भी ढेर सारी चीजें निकालता है, जैसे सीमेन वगैरह भी निकाल रहा है, तो ये भी निकाल रहा है ना उसमें। इसी तरह से अंडाशय भी आप जानते हैं ये भी निकालता है, और ओवरी भी, ओवरी से जो है अंडाणु वगैरह भी और भी साथ में चीजें स्रावित होती हैं। तो यानी कुल मिला जुला करके हमने ये कहा कि मिश्रित ग्रंथियां ऐसी जो कि हार्मोन के साथ अन्य आवश्यक पदार्थों को भी क्या करती हैं, निकालते हैं। क्लियर ना? हार्मोन की बात करने का, हार्मोन, तो हार्मोन जो होता है, यहां ध्यान रखिएगा बेटा कि हार्मोन जो है ये वास्तव में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल तो है, लेकिन ये वास्तव में क्या है, ये एक रासायनिक पदार्थ होता है। ये एक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ, भाई आपके बॉडी में तो सारा का सारा रसायन ही भरा हुआ है ना? तो रासायनिक पदार्थ जो कि अंत, यहां पर देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों को, ये देखिए, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या होता है, निकलता है। अंतःस्रावी, मैंने आपको बताया हार्मोन जितने भी हैं बेटा वो किससे निकलेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि से या मिक्स्ड ग्लैंड से निकलेगा, है ना? ये रासायनिक रूप से प्रोटीन भी हो सकते हैं, है ना? प्रोटीन के व्युत्पन्न भी हो सकते हैं और स्टेरॉइड भी हो सकते हैं। ठीक है? जैसे अगर ढेर सारी हम लोग बात करें, है ना? तो आप देखेंगे कि जैसे प्रोटीन, अगर हम इंसुलिन कहें तो इंसुलिन क्या है, वो प्रोटीन है ना? इसी तरह से जितने भी आपके सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो स्टेरॉइड हैं। यानी केमिकली सारे के सारे कुछ भी हो सकते हैं। प्रोटीन हो सकता है, प्रोटीन के व्युत्पन्न मतलब एमिनो एसिड हो सकते हैं, या छोटे पेप्टोन्स टाइप के हो सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि स्टेरॉइड हो सकते हैं। ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, यानी मटेरियल, है ना? हाँ। नहीं, सभी हार्मोन प्रोटीन नहीं होते बेटा, सभी हार्मोन प्रोटीन नहीं। सारे एंजाइम तो सब प्रोटीन होंगे, लेकिन सारे हार्मोन नहीं। जो आपके लैंगिक हार्मोन है, जो सेक्स से संबंधित हार्मोन है, वो तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वो सारे के सारे स्टेरॉइड होते हैं। हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है, यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है। हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है, वो विभिन्न कोशिकाओं के कार्यों को, ये देखिए बेटा, कार्य, कोशिकाओं के कार्यों को क्या करते हैं, करने के लिए उसको प्रेरित करते हैं, उत्तेजित करते हैं और अवरोधित करते हैं। क्योंकि आप जानते हो, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, बिल्कुल। वास्तव में क्या है, आप ध्यान से समझिए कि हमारे बॉडी में, मैंने आपको क्या बताया, हमारे बॉडी में सारे के सारे सब पड़े हुए हैं, सब ए टू जेड। यानी आपकी जो कोशिकाएं हैं भाई, पैदा होते ही आप सारे के सारे आपके साथ में आ गए। लेकिन वो काम कब करेंगी, जब उसके पास कोई खबर आएगी कि अब काम करना है। जैसे सपोज कीजिए मैं आपको कहूं, भाई आप जैसे ही पैदा हुए थे बेटे, तो आपके ये मूछें तो थी नहीं। भाई आप इतना तो ध्यान है ना, आप जब पैदा हुए थे तो क्या मूछी थे, ये मुच्छें थी, नहीं थी ना। लेकिन ये फिर कैसे पैदा हो गई, आ कहेगी, इसका ये मतलब भाई कोशिकाओं से तो हुआ, यानी भाई ये कोई सेल ही तो होगी ना, भाई सेल से ही तो निकल रहा है ये। तो भाई ये हुआ क्या कि ये जब वक्त आ गया, तब ये आता है निकल के, और इन कोशिकाओं के पास पहुंच के कहता है कि बेटा अब वक्त आ गया है। किसका? वक्त किसका आ गया है? अब वक्त आ गया है कि बाल उगाना शुरू कर दो, तो आपको मूछें आने, यानी एक वक्त तक वो इंतजार करते रहते हैं कि कोई आए और हमको कहे, फिर जा करके करे काम। अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। इसीलिए जब जिसमें हार्मोन नहीं होगा, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन गड़बड़, बेटा अगर हार्मोन में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, थोड़ा सा लोचा हुआ, तो आपके अंदर का तो वो पूरा का पूरा झंझोड़ के रख देगा, है ना? इसलिए आइए, जल्दी जल्दी आइए आप लोग। तो जिन, अब यानी कहने का मतलब आप समझिए कि हर कोशिकाओं के कार्यों को कितना करना है, कब करना है ना? ये सारा का सारा जो है ये ध्यान देता, मैसेज पहुंचाता रहता है हमेशा कि अब तुम्हारी बारी, अब तुम्हारी बारी, है ना? तो ये, यही ध्यान, यही देखना है आपको कि कौन सी कोशिकाओं को कब पहुंचा रहा है। तो ये जिनको ये पहुंचा रहा है, इन्हीं कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, टारगेट सेल, लक्षित कोशिका बोलते हैं, जिसको संदेश ले जाना है। जैसे सपोज कीजिए, मैंने आपको बताया कि देखिए हर जगह पर, जैसे मूछे की बात किया, तो आपने कहा कि सर ये आएगा, एक हार्मोन ऐसा आएगा जो कि ये यहाँ की कोशिकाओं को जा करके ऐसे और कहेगा कि भाई अब वक्त आ गया है कि आप अपना काम करना शुरू कर दो। तो वहां उठते हैं और सारा का सारा बनाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही आगे बातें बढ़ती रहती हैं, है ना?
हाँ, बिल्कुल सिस्टम की बात कर रहे हो बेटा। सिस्टम को नहीं, वो आपको बिगाड़ देगा, पूरा का पूरा सिस्टम हिला के रख देता है, ठीक है ना? तो हार्मोन के साथ में पंगा नहीं लेने का, क्योंकि ये हार्मोन जो है बेटा कुछ भी कर सकता है। अगर ज्यादा हुआ तो भी आपके लिए लफड़ा है, कम हुआ तो लफड़ा है ही है। समझ रहे हैं ना? यानी ये बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए इसके कार्य अगर नहीं होता तो इसके बोलते हैं ये फंक्शनल डिजीज, इसकी अनियमितताओं के कारण होने वाले रोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल, यस फंक्शनल, क्योंकि ये कार्यात्मक ही रूप में है, तो कार्यों को या तो बढ़ा देता है किसी के, या तो कार्यों को क्या करता है? घटा देता है। इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं आगे। हार्मोन ही हम लोग पढ़ रहे थे, वहां पर चूंकि पूरा नहीं हो पाया तो यहाँ पर 3 पॉइंट यहाँ रह गया था। ये लक्षित कोशिकाएं और हार्मोन के बीच में क्या होता है जानते हो? एक फीडबैक मैकेनिज्म होती है। यानी हार्मोन जैसे यहाँ पर आ रहा है, किसी कोशिका को उत्तेजित कर रहा है, तो जब ये कोशिका को जितनी रिक्वायरमेंट है अगर यहाँ पर आ जाएगा, तो ये फिर बोल देगा कि भैया आप बस करो। जैसे भाई समझ पा रहे हो ना, इसको बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। यानी उसके पास जितनी जरूरत है आया, फिर उसके बाद वो सीधे से बोल देगा कि भैया आप बंद कर दो। यानी उस समय फिर यानी ग्लैंड के बीच और इसके बीच में एक क्या होता है? एक अंडरस्टैंडिंग होती है। वो जैसे ही काम उसका काम खत्म हो जाएगा, वो जाकर के उसको संदेश देगा। फीडबैक मतलब फीडबैक देना, कहते हैं ना आपका फीडबैक कैसा। तो ये जब इसका काम हो गया तो वो जाकर उसको कहता है कि भैया बस करो, बहुत हो गया भाई। ठीक है ना? हाँ, तो ये क्या करते हैं? हार्मोन को रासायनिक संदेशवाहक, हमारे शरीर का केमिकल मैसेंजर ऑफ बॉडी कहा जाता है। केमिकल मैसेंजर ऑफ बॉडी का मतलब मैंने आपको बताया, हर एक एक कोशिका को कब काम करना है, ये सीधे जाके बोलता है कि बेटा अब वक्त आ गया है और लग जाओ काम पर। ठीक है ना? या ध्यान ध्यान में आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्या चीज आपने पूछा बेटा? भाई लोचा होता क्यों है? कि देखिए वही मैंने कहा बेटा, देखिए जाहिर सी बात है, हमारे शरीर में अगर हार्मोन की मात्रा अगर ज्यादा बन जाएगी, कम बन जाएगी, ये सब सारा का सारा देखो, अगर हम बात करें ये हार्मोनल का, तो बेटा ये सारा का सारा मैक्सिमम ऑटो इम्यून डिजीज से संबंधित है। इम्यूनिटी हमारे शरीर की, अरे भाई आप बोलो, आप फोर्स बनाते हो अपने रखवारे के लिए, मतलब आप फोर्स बनाते हो अपने प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन कभी-कभी फोर्स आपके ऊपर हमला कर देती है, अपने ऑफिसर के ऊपर हमला कर देती है। तो ये वास्तविकता ये है ना कि ये ऑटो इम्यून डिजीज बोला जाता है, कि जब बहुत ज्यादा होने लगता है, तो वो कैसे इतना ज्यादा हो गया, या तो उसमें कहीं से बढ़ गया होगा, घट गया होगा, ये ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होता है बेटा। इसको अभी तक पूरा नहीं बताया जा सकता। क्लियर हो रही ना बात? कि वो अचानक से उसमें बढ़ क्यों गया, अचानक उसमें से घट क्यों गया। तो ये सारा का सारा जो खेल होता है वो ऑटो इम्यून डिजीज। कभी मान लीजिए अगर थायराइड ग्लैंड की बात करें, तो अगर ये बढ़ जाता है तो ज्यादा सिक्रीट करेगा, घट जाता है तो कम सिक्रीट करेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी बढ़ने घटने का सीक्वेंस बना रहता है। ठीक है ना? तो ये ऑटो कंट्रोल होता है बेटा, और कोई ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर हो रही है? मेरे ख्याल से बातें आप समझ गए होंगे। ठीक है? हाँ, तो अब हार्मोन की बात करें, तो हार्मोन वास्तव में क्या करता है? कोशिकाओं के उपापचय, यानी आप समझ गए कि कोशिकाओं के उपापचय का मतलब शरीर के जो भी कार्य हैं, उपापचय मैंने आपको बताया शरीर के अंदर यानी होने वाले समस्त जैव रासायनिक कार्यों को हम क्या बोलते हैं बेटा? उपापचय बोलते हैं। तो जितना भी कार्य होगा, हाँ, नहीं भोजन की कमी नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं। भोजन की कमी से हार्मोन हार्मोन देखिए, अब भोजन की अगर बेटा कमी हो जाएगी तो सब चीज गड़बड़ा जाता है ना। हार्मोन तो आपके पास भोजन रहे ना रहे उससे नहीं मतलब है। समझ में आ रही बात? क्योंकि हार्मोन जो है वो केमिकल पदार्थ, वो बनता है। तो भोजन तो भाई देखिए सिंपल सी बात है, वो भोजन की कमी होने से ऐसा नहीं होता कि कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना? वो तो एक अलग है ना, वो शारीरिक बनावट हो जाती है भोजन का, यानी मॉल न्यूट्रिशन हो जाता है, कुपोषण। यहाँ से उससे मतलब नहीं बेटा, भोजन से मतलब नहीं। क्लियर ना? हाँ, अब देखिए वास्तव में तो बॉडी है, शरीर है, तो हर चीज तो भोजन से ही होगा। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट जो होता है कि एक कम ज्यादा, ऐसा नहीं है कि आज हम खूब खाते हैं हम कहें कि पिट्यूटरी खूब निकले, तो ऐसा नहीं होगा। उसको जितना निकलना है वो अपने हिसाब से निकलेगा। हाँ, उसमें अगर कोई ऑटो इम्यून डिस्टर्बेंस होगा, मतलब अगर आपके बॉडी का जो इम्यूनिटी है, अगर वही जाकर के इसको डिस्टर्ब कर देगी, तो ही ज्यादा और कम होता है बेटा। इज दैट क्लियर? मेरे ख्याल से बात समझ में आ रहा होगा, है ना? हाँ, ओके। तो यहाँ हार्मोन जो है आपने देखा कि ये कोशिका के उपापचय, यानी जो कोशिकाओं की क्रिया है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जितना भी जो मटेरियल पहुंचा उसका यूज कर रहे हो कि नहीं, जो बेकार है उसको बाहर निकाल रहे हो कि नहीं, यानी जो भी उनके कार्य हैं, जैसे आपके घरों में जो भी कार्य हो रहा है, जैसे सब कुछ हो रहा है, अगर कोई बाहर आकर के सारा चीज कहे कि भाई सब टाइम पे करते रहो, एक चीज देखते रहो, ये होते रहो वो करते रहो, तो इसी तरह का काम मैसेंजर है भाई।
मैसेज लाता है बड़े बड़े सरकार का, सरकार से मैसेज लेके आता है, और जो मैसेज लेके आता है ऐसा ही नहीं है कि वो कोशिका के पास है और कोशिका की हिम्मत हो कि ना मानना। बेटा वो अगर आ गया है, हाँ, देखो आप ये बोलोगे बेटा मॉल न्यूट्रिशन की बात कर, मैं अब भाई अब देखो, अच्छा ठीक है आप खूब ज्यादा खा लोगे तो क्या खूब ज्यादा पैदा होने लगेगा? नहीं, यहाँ पर देखिए मॉल न्यूट्रिशन तो एक अलग चीज हो गई ना। हमने आपको बताया कि भाई सब चीज तो आपके खाने से ही बनता है ना? सब कुछ तो आपके खाने से बनता है बेटा, हम नहीं खाएंगे नहीं करेंगे तो वो, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट जो आप ये कह रहे हो कि सर बहुत सिक्रीशन होगा या बहुत कम सिक्रीशन होगा, तो इट डजेंट डिपेंड ऑन योर फूड या फूड मटेरियल, आपके ये खाने पर नहीं डिपेंड करता बेटा, ठीक है? अगर ये कम या ज्यादा हो रहा है तो अंदर इन्फेक्शन है या ऑटो इम्यून डिजीजेस का ऐसा कुछ लोचा होता है जिसकी वजह से। इज दैट क्लियर? इतनी बात दिमाग में रखिएगा, यहाँ माल न्यूट्रिशन से जोड़ेंगे तो आप गलत हो जाएंगे बेटा, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप देखिए, क्लियर हो रही बात? हाँ, अब देखिए, यानी कहने का मतलब मैंने ये क्या बताया कि ये अब और एक चीज देखना, ये वास्तव में करना क्यों चाहता है, ये सारे काम वो आपसे करवाता क्यों है? इसलिए करवाता है ताकि आपको, भाई मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है और आप लोग उसी पर काम करें तो आपको भी मैनेज करना पड़ेगा, यानी शरीर के बाहर का वातावरण और शरीर के अंदर का वातावरण, ये दोनों मेंटेन रहे, उसी के अकॉर्डिंग चलता रहे, तो ताकि आपका एग्जिस्टेंस बना रहे, वो ये भी करता है। आप देखिए, साथ ही यह बाहरी वातावरण की बदलती हुई दशाओं के अनुरूप शरीर के अंदर की अंतः वातावरण को अखंड बनाए रखता है, जिसको आप होम्योस्टैटिक बोलते हो, है ना? ताकि अपने अस्तित्व को बनाया जा सके। यानी ये शरीर, ये एक-एक कोशिका के कार्यों को हमेशा निगरानी करता है और बराबर से कब ज़्यादा करना है, कब कम करना है, कब ज़्यादा करना है, कब कम करना है, कब सुचारू रूप से करना है, ये सारी चीज़ों की देख-रेख बराबर करता रहता है। ताकि होम्योस्टैटिस का मतलब हुआ कि जो शरीर के अंदर का वातावरण है और जो शरीर से बाहर का वातावरण है, इन दोनों के बीच का तालमेल बराबर बना रहे। जैसे सपोज कीजिए, अब हम नॉर्मल तरीके से देखिए, जैसे बॉडी का प्रेशर और शरीर के बाहर का प्रेशर अगर दोनों बराबर होगा तो अंदर का फ्लूइड बाहर नहीं आता। लेकिन आप देखिए जब कभी-कभी आप कहाँ पर पर्वतों पे चढ़ने लगते हैं, तो वहां कहते हैं नाकों से क्या होता है, खून निकलने लगता है ना? खून क्यों निकलता है? क्योंकि वो वहां पर जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, घट जाता है ना। भाई आप ऊंचाई पर जाते हो तो प्रेशर घट जाता है, तो वहां घट, इसी तरह से सारा यानी अंदर और बाहर दोनों का माहौल एकदम फिट बनाए रखने के लिए जो क्रिया करता है उसको होम्योस्टैटिस कहते हैं। और वो काम कौन करता है बेटा? वो भी हार्मोन करता है। क्लियर हो रही बात? इतनी बात को आपको ध्यान रखना होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल सब में बेटा, वार्म ब्लडेड हो चाहे जो ब्लडेड हो, उससे क्या मतलब है? भाई वार्म ब्लडेड है तो क्या मतलब है, उसको किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं चाहिए क्या? भाई उसका भी तो होम्योस्टैटिस है। भाई आप सोचो ना, गर्मियों के दिन में आपको ठंडा करना है और ठंडी के दिन में आपको गर्म रखना है, ये सारी चीजें जो है बॉडी के टेम्परेचर तो वो मेंटेन रहता है, लेकिन सब चीजों को लेकर के बाहर का, अब इतना ज्यादा तापमान है सोचो, उसके हिसाब से अगर आपका बॉडी भी ज्यादा से बढ़ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए ये सारा मेंटेन जो भी होम्योस्टैटिस है वो सब यही, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल सही। आगे अगर हम बात करें हार्मोन की अनियमितता, एबनॉर्मेलिटीज जो होती है इसकी, चाहे हाइपर हो जाए, हाइपर मतलब बस जब बहुत ज्यादा सीक्रेट होता है तो उसको हाइपर बोलते हैं, और जब जरूरत से कम हो जाए यानी जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वो हाइपर, और जरूरत से कम हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपो। बात क्लियर ना? हम्म। रोग से अगर इसका अधिकता हो गई या कमी हो गई तो भी रोग होगा, और इस रोग जो होता है कार्यात्मक डिजीज बोलते हैं। जैसे आपने कहा था कि विटामिन की कमी से जो रोग होता है उसको हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं सामान्यतः जो है विटामिन की अगर कमी होती है तो भी हमको रोग होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा बेटा। सामान्यतः आपने क्या देखा, ठीक है, हाइपो और हाइपर। हाइपो का मतलब जितना होना चाहिए उससे कम हो गया, और हाइपर का मतलब जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो गया। यानी अगर ये इम्बैलेंस हुआ तो सब कुछ ढह जाएगा, बिगड़ जाएगा। अगर भाई मान लीजिए संदेश आता गया तो भाई मैंने आपको क्या बताया, ये जिस सेल को लेके जाएगा मैसेज, हार्मोन अगर पहुंच गया तो सेल को झक मार के वो करना ही पड़ेगा। यानी ऐसा नहीं है कि आप उसके बात को मानने के लिए आप बाध्य नहीं हो, बिल्कुल आप बाध्य हो। अगर हार्मोन बोल दिया कि ये करना है तो उस कोशिका को करना ही पड़ेगा, चाहे वो बॉडी के लिए सही हो या ना सही हो, है ना? सब का सब जो है पूरा का पूरा वो करना ही करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो बातों को आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो यानी इसीलिए
अधिक हो गया तो भी, कम हो गया तो भी, अगर नहीं जरूरत है तो भी वो करेगा, अगर आ गया मैसेज तो करेगा, नहीं आया तो भले जरूरत है नहीं करेगी, यानी कुल दोनों मिला के आपको समझना है। और इसी को हम बोलते हैं हार्मोन का इम्बैलेंस या एबनॉर्मेलिटीज ऑफ हार्मोनल बैलेंस। ठीक है, अब देखते हैं हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति की अगर हम थोड़ी सी बात करें, हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां कहाँ कहाँ पर हैं, तो आप यहां पर मैंने आपको दिखाया कि मस्तिष्क में है दो ग्रंथियां हैं, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि आप जानते हैं कि इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, और पीनियल ग्लैंड भी यहीं पर है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि तो आपको मैंने दिखाया था, वो कहाँ है बेटा, वो गले में है ना। अब देखिए वक्ष की बात करें तो थाइमस ग्लैंड जो होती है, मैंने आपको बताया एक ऐसी ग्लैंड है जो कि कहां पर है, वो वक्ष में है, यानी आपके चेस्ट में है। अगला बात करें अगर उदर में, तो अगर उदर की बात करें तो सामान्यतः आप देखेंगे कि जो अधवृक है, एड्रिनल ग्लैंड, अग्नाशय और जनद में देखा जाए तो बेटा अंडाशय तो आपके आता है उदर में, लेकिन ये जो वृषण होता है ना, ये उदर से बाहर होता है। आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि इसको टेम्परेचर जो है 2 डिग्री थोड़ा सा बॉडी से क्या चाहिए, है ना, डिफरेंस होना चाहिए। इसलिए वृषण जो होता है वो वृषण कोश में अलग से होता है ना, स्क्रोटल सैक उसका होता है अलग से होता है। तो आपने देखा कि सारे के सारे जितने भी ग्लैंड थे इंडोक्राइन आप सबको देख लिए, ठीक है। अब हम आते हैं मेन जो आज का टॉपिक हमारा रहा है बेटा, वो क्या है। हाँ बिल्कुल सही। अब यहाँ पर हम पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं। आज हम लोगों का जो टॉपिक है बेटा वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे है। आज फोकस्ड एक ग्लैंड पे है, एक ग्लैंड के कुछ हार्मोन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। आप ये बात भी आपने देखा, इट इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड, इट इज द स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी, यानी ये हमारे शरीर की सबसे छोटी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिसका भार लगभग जो है 0.6 ग्राम है, यानी इसका जो भार है वो 0.6 ग्राम है, जो अग्र मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस, यानी जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क आप जानते हो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क में बटा हुआ है, 3 मस्तिष्क में बटा हुआ है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अग्र मस्तिष्क का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, वहीं पर ये पाया जाता है, यानी अग्र मस्तिष्क में ये होता है। क्लियर? यह शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित एवं नियमित करता है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या कर रहा है? हाँ, यानी ये वास्तव में कर क्या रहा है, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित और नियमित करता है, शरीर के अन्य जितनी भी हैं उन पर इसका कंट्रोल रहता है। इसी कारण से हम इसको क्या बोलते हैं, मास्टर इंडोक्राइन। आप जानते हैं कि ये छोटी है लेकिन बड़ी ही खतरनाक, यानी शरीर के जितने भी और लगभग लगभग जितने भी मुख्य हैं उन सब को क्या करता है, उन सब को कंट्रोल करता है। यानी ये जो निकलते हैं इनसे हार्मोन, वो दो नेचर के होते हैं। एक को हम बोलते हैं ट्रॉपिक, ये देखो एक को हम बोलते हैं ट्रॉपिक नेचर का, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं स्टिमुलेटिंग नेचर का, स्टिमुलेटिंग। देखिए एक का मतलब होता है उत्तेजक और एक का मतलब होता है प्रेरक। ये ध्यान दीजिएगा बेटा, यानी जो पीयूष ग्रंथियां से जो निकलती हैं वो सामान्यतः जो होते हैं उनका कैसा नेचर होता है, ट्रॉपिक या स्टिमुलेटिंग नेचर के होते हैं। यानी वो वास्तव में क्या करते हैं, किसी भी जैसे हार्मोन अगर निकला तो वो वहां से निकलेगा, निकल करके जाएगा किसी टारगेट सेल पे या किसी ग्लैंड पे ही, वो जा करके उसको क्या करेगा, प्रेरित करेगा, उस काम को प्रेरित करेगा, है ना। हम्म, ठीक है। हाँ सेला टर्सिका बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। इनफंडीबुलन नामक जो आप वहां पर जानते हो, सेला टर्सिका वो गड्ढा है जिसमें वो लटका रहता है हाइपोथैलेमस में, जिससे लटका होता है, जो उसका फाइबर होता है उसको बोलते हैं इनफंडीबुलम। लेकिन वो कोई मतलब नहीं है आपको जाने बेटा, सेला टर्सिका में रहता है या किस गर्तिका में रहता है, हमसे मतलब नहीं है। हम लोग जीएस की बात कर रहे हैं, हम लोग स्पेशली कोई साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है एक जनरल वे में पढ़ाई कर रहे हैं। अगर बहुत जाएंगे तो बहुत ज्यादा टफ टफ हो जाएगा, और कुछ बच्चे जो हैं उनको नहीं समझ में आएगा जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के, है ना। हाँ बेटा बहुत जल्दी साइंस टेक भी शुरुआत कर रहे हैं, बहुत जल्दी आएगा साइंस टेक भी। हालांकि साइंस टेक हमने प्लस पर तो अपना शुरू कर दिया है, प्लस पर जो है वो वहां पर शुरू हो गया है। अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है तो साइंस टेक तो वहां पर ही चलेगी ज्यादातर, ठीक है।
तो यानी कहने का मतलब ये इनका ये जो निकलते हैं ये दो नेचर के नॉर्मली होते हैं। एक तो स्टिमुलेटिंग नेचर का हो रहा है और दूसरा टॉपिक ट्रॉपिक, मतलब ये कि उसको जा करके प्रेरित करेगा, कहेगा भैया चलो अब काम करो। प्रेरित प्रेरित का मतलब आप जानते हो, उत्तेजक का मतलब जानते हो। उत्तेजक मतलब जाएगा और उसको कहेगा "ए भाई जल्दी करो यार बहुत जरूरी है", तेज किया। प्रेरक का मतलब जा करके प्रेरणा, जैसे सपोज कीजिए आप अगर हॉस्टल में रहते हैं तो आप, या आप पीजी में रहते हैं तो आप देखते होंगे, क्या देखते हैं कि आपके कमरे के सामने किसी दूसरे स्टूडेंट का कमरा है ना? और उसका आज पूरी रात जो है उसके अंदर जो है लाइट जलती रही। आपके दिमाग में एक आया कि यार ये पूरी रात पढ़ता है क्या? है ना? आप 1 दिन देखिए, 2 दिन देखिए, फिर आपके मन में आपको क्या होगा? आपको गिल्टी फील होगा, यार मैं भी आया हूँ यहाँ तैयारी के लिए और रात-दिन मैं सो रहा हूँ, सामने वाला पढ़ रहा है। तो आप भी प्रेरित हुए उससे, है ना? ठीक है? अच्छा, तो यानी कहने का मतलब है मेरा कि जो भी बातें हैं, तो हम प्रेरित हो जाते हैं, उससे प्रेरणा पाते हैं तो अपना काम हो जाता है, क्लियर? चलिए, तो वही चीज़ें हम यहाँ आपको बताना चाहते थे, ठीक है ना? अब यहाँ पर ये देखिए, तो पीयूष ग्रंथि से जो निकलते हैं, वो क्या कैसे निकलते हैं? सामान्यतः प्रेरक और स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलते हैं। इसलिए कभी भी अगर हार्मोन का जैसे नाम आ जाए, देखिए हार्मोन का जो नाम होता है बेटा, यहाँ पर इसलिए कभी-कभी आपको नाम जो है बड़ा अटपटा-सा लगेगा, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ, उत्तेजक है तो वहाँ पर ट्रॉपिक लग जाएगा, है ना? स्टिमुलेटिंग है तो वहाँ पर स्टिमुलेटिंग लग जाएगा। जैसे हम बात करें, जैसे हम बात करते हैं कि आप ये ले लीजिए, जैसे हमने कहा टीएसएच, यहाँ पर टी का मतलब देखिए, एक तो हार्मोन है या लास्ट वाला हार्मोन लिखा रहेगा, जैसे किसी का नाम होता है टीएसएच, है ना? तो यहाँ पर क्या होगा, टी जो है ये बताता है कि उसकी कौन सा लक्षित कोशिका है या लक्षित अंग कौन है, तो टारगेटेड, ये टारगेट बनाता है और ये उसका नेचर बताता है और ये तो हार्मोन है। तो जैसे टीएसएच को आप बोलेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड से आपको समझ में आया? अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, हाँ, बिल्कुल बेटा। हम ऑप्शनल ही मैं ऑप्शनल का ही टीचर हूँ, ज्योग्राफी ऑप्शनल ही पढ़ाता हूँ। समझ रहे हैं ना? साइंस तो सेकेंडरी सब्जेक्ट होता है ना, मेन सब्जेक्ट तो हम लोगों का ज्योग्राफी है। वहाँ पर साइंस ऑप्शनल ही शुरू करते हैं। देखिए सॉरी, ज्योग्राफी ऑप्शनल, मेन चीज़ तो वही होता है भाई। यहाँ तो सबको, लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको बार-बार यही कहता हूँ कि आप थोड़ा-सा एक साइंटिफिक सोच में आइए। अभी आएँगे तो मज़ा आएगा, फिर उसके बाद वो सारा चीज़, हाँ। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वेरी गुड बेटा। तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अगर यहीं पर हम आपको बोलें, एक और मैं आपको देता हूँ, उसका आपको नाम बताना है। जैसे मैं कहता हूँ एसटीएच, ये देखो। आपको देखिए, एक तो मैंने कहा थायराइड, अब आपको खुद अपने आप समझ में, अच्छा ये थायराइड को जा रहा है उत्तेजित करने, किस लिए? भाई थायराइड का काम जो भी होगा वो काम करने के लिए उत्तेजित कर रहा है कि भाई जाओ और काम करो। अब बताओ, है ना? ध्यान रखिएगा, यानी कहने का मतलब है टीएसएच और एसटीएच की बात। टीएसएच मैंने देखा आप थायराइड, एस का मतलब और टी का मतलब और एच का। टी से तो आप समझ गए कि ये ट्रॉपिक नेचर का है। कौन से नेचर का है? ट्रॉपिक, यानी ये प्रेरक है। और एच का मतलब आपने देखा कि ये हार्मोन है। और एस का मतलब आपने क्या देख लिया कि एस में देखा आपने, एस का मतलब वो कौन सा टारगेट है। तो यहां पर सोमैटिक सेल, ये देखो बेटा, सोमैटिक सेल जो है इसके टारगेट है। सोमैटिक सेल देखिए, हमारे बॉडी में जो है ना वो दो प्रकार की सेल पाई जाती है, यहां पर हम आपको बता देगा, हमारे बॉडी में दो प्रकार की नॉर्मली सेल पाई जाती है। हाँ, कौन कौन सी सेल होती है बेटा? हमारे बॉडी में दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं, कौन कौन सी? हाँ, सोमैटोट्रॉपिक, जी अभिषेक जी, है ना? कौन-कौन सी होती है बेटा? हमारे बॉडी में 2 प्रकार की सेल पाई जाती हैं, कौन-कौन सी? चलो अच्छा, कोई बात नहीं। एक को बोलते हैं हम सोमैटिक सेल, क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल। और एक को बोलते हैं हम लोग जर्म सेल, क्या बोलते हैं बेटा? जर्म सेल, यानी इसको बोलते हैं जनन कोशिका, ये करिए जनन कोशिका। हाँ, वेरी गुड। एक सोमैटिक सेल है और दूसरी क्या है? जनन कोशिका। सोमैटिक सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कायिक कोशिका, काया बनाने, कायिक, ये देखो हिंदी आप इसको देखोगे तो जान जाओगे, कायिक। काया मतलब काया बनाने वाली जो कोशिका होती हैं, आपके बॉडी का हर पार्ट जो बना रही है, वो कौन बना रही है? सोमैटिक सेल, ठीक है ना? सोमैटिक सेल बनाती है। लेकिन आपके शरीर में सिर्फ 2 ऐसी चीजें हैं, यानी जब शुक्राणु और अंडाणु बनता है, तो वो यही जनन कोशिकाओं से बनता है। जैसे स्पर्म बन रहा है,
यहाँ ओवम बनना है तो वो किस प्रकार की सेल से बनेगा बेटा, वो जर्म सेल से बनेगा, यानी जनन कोशिकाओं से बनेगा, मात्र वही। यानी शुक्राणु और अंडाणु जो बनेंगे वो वही दो ऐसे हैं जो जनन कोशिका से बनते हैं, बाकी शरीर का हर भाग जो है वो सोमैटिक सेल से बनेगा। बात इतनी क्लियर? हाँ, बिल्कुल सही। सारे के सारे हर पार्ट को जो है वो सोमैटिक सेल ही बनाती है। हाँ, इसलिए अब इसका नाम क्या है? हाँ, वेरी वेरी गुड, सोमैटोट्रॉपिक। अब थोड़ा सा इसको सही ऐसे बनाए, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। अब सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन आप बताओ, यानी आप कह रहे हैं कि सर बॉडी के हर सेल को ये क्या करेगा? ये जाएगा और सबको जा करके ये बोलेगा बेटा आप काम करो अपना, यानी ये इसी को और नाम से जानते हैं जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। एसटीएच का नाम सोमैट, यानी ये उस कोशिकाओं को क्या करेगा, जाकर के उनको प्रेरित करेगा कि बेटा हाँ थोड़ा सा बड़े हो जाओ, इलोंगेशन होता है, सेल डिवीजन कराने के लिए उनको प्रेरित करेगा, इलोंगेशन के लिए इनको प्रेरित करेगा। समझ पा रहे हैं ना? तो इस तरीके का काम होता है किसका? जीएस, ग्रोथ हार्मोन। यानी एक एक सेल के पास, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, स्पर्म और ओवम जो बनता है वही सिर्फ जर्म सेल से बनते हैं, बाकी और सब कुछ भी। भाई स्पर्म भी कहां बनता है? टेस्टिस में। तो लेकिन टेस्टिस जो बनता है वो जर्म सेल से नहीं बनता। टेस्टिस में मतलब जो वृषण है, वृषण जो है वो सोमैटिक सेल का बना हुआ बेटा, लेकिन उसके अंदर है जर्म सेल, जिससे क्या बनेंगे? शुक्राणु बनेंगे। जर्म सेल है, जैसे इसी तरह से अंडाशय जो है वो सोमैटिक सेल है, सोमैटिक सेल से बना हुआ है, क्योंकि वो भी तो आपके बॉडी का काया है ना। लेकिन उसके अंदर जो सेल हैं जो अंडाणु बनाते हैं, वो याद रखिएगा बेटा, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सब वृषण तो आपने बताया था जनन कोशिकाओं का ना, मैं ये नहीं बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि वृषण कोशिकाओं का जो वृषण भी जो बना है वो भी सोमैटिक कोशिकाओं का बना है, वो आपकी काया है। लेकिन जनन जो जन्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जन्म के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? शुक्राणु और अंडाणु, यही तो जन्म के लिए है ना। तो इसलिए याद रखिएगा, ठीक है? क्लियर हो रही बात? अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि आपने देखा कि सोमैटिक सेल और जर्म सेल को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया कि सोमैटिक सेल क्या है, जर्म सेल क्या है। तो यहां पर ये सोमैटिक पर आ रहा है तो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन बोलेंगे या इसी को ग्रोथ हार्मोन बोलेंगे, ठीक है ना? और टीएसएच को थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलेंगे। तो हमने यहाँ पीयूष के बारे में थोड़ा सा सीखा। अब आते हैं पीयूष ग्रंथि को, अब हम लोगों को पढ़ना तो यही है। आज का टॉपिक ही बेटा आपको क्या है ना? पीयूष ग्रंथियां। अब पीयूष ग्रंथियों में हम लोगों को देखना है कि कौन कौन से हार्मोन है। तो वास्तव में जो पीयूष ग्रंथि बेटा वो ना दो पार्ट से बनी हुई थी, दो पार्ट से बनी हुई है। एक वाले पार्ट को हम बोलते हैं अग्रपिंड, ये वाला जो है ये अग्रपिंड है, अग्र। और ये वाला जो है ये पश्च पिंड है, देख रहे हैं ना? यानी जो पीयूष ग्रंथि होती है वो होती तो बहुत छोटी है ना? लेकिन ये जो है ये दो अग्रपिंड और पश्च पिंड, दो पिंडों से बनी होती है। अग्रपिंड और पश्च पिंड दोनों से बनी होती है। अब अग्रपिंड से जो है, ये देखिए, अग्रपिंड से जो निकलता है हार्मोन वो आपके सामने है। जैसे यहां पर देखिए ये ग्रोथ हार्मोन की बात कर लें, ये ग्रोथ हार्मोन है, इसको बोलते हैं हम जीटीएच हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन इसको बोलते हैं। इसको लैक्टोट्रोपिक या प्रोलैक्टिन भी इसको बोलते हैं बेटा, प्रोलैक्टिन ये हार्मोन है। ये एमएसएच है, मिलेनोटाइप, ये देखो मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये थायराइड यानी टीएसएच है ना? और ये एड्रिनल वाला है तो इसको बोलते हैं एसीटीएच, एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो ये इस तरीके से जो है ये इनके हार्मोन, मैंने सिंपल भाषा में लिख दिया है, ठीक है ना? हाँ, क्लियर। तो ये सारे के सारे आपने देखा कि ये अग्रपिंड से ये इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलते हैं। लेकिन पश्च पिंड की बात करें तो दो निकल रहे हैं यहाँ पर। एक को हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, दूसरे को बोलते हैं वैसोप्रेसिन या डाईयूरेटिक, यहाँ पर एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन एडीएच भी बोलते हैं बेटा, एडीएच, ठीक है? तो इतने हार्मोन जो हैं वो आपके पीयूष ग्रंथि से निकलते, इनके बारे में, है ना? ठीक है? तो यानी कहने का मतलब आप देखिएगा कि ये जो यहाँ पर जो इतनी इंपॉर्टेंट इसके निकलते हैं हार्मोन, इन्हीं के बारे में हम लोगों को थोड़ा-सा जानकारी रख लेनी है। बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, थोड़ी-थोड़ी जानकारियाँ होनी चाहिए कि इनका काम क्या होता है, अगर इनकी कमी हो जाए तो क्या होगा, अधिकता हो जाए तो क्या होगा, यही हमने देखा। और हार्मोन में आपको कुछ पढ़ना भी नहीं होता, हार्मोन में यही पढ़ना कि किस अंग को प्रभावित करता है, अगर उसकी एब्नॉर्मैलिटी हो जाए तो क्या होगा, बस इतना ही तो पढ़ना होता है और कुछ तो पढ़ना होता नहीं है ना? और क्या आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट थोड़ी बननी है। तो यहाँ पर आपने देखा कि अग्रपिंड से निकलता है कौन सा हार्मोन निकलता है बेटा? ग्रोथ हार्मोन, या इसी को हम एसटीएच हार्मोन बोलते हैं, एसटीएच
यानी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, फिर क्या है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, फिर क्या है प्रोलैक्टिन है, फिर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये सारे के सारे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, आपके सामने मैंने लिख दिया हुआ है सारा का सारा, है ना। तो यहां पर आप, अच्छा दूसरा पश्च पिंड की अगर बात करें तो पश्च पिंड से दो निकल रहे हैं, ऑक्सीटोसिन निकल रहा है और वेसोप्रेसिन निकल रहा है। क्लियर, ये दो बातें आप समझ पा रहे हो। अब हम यही देखते हैं, एक एक हार्मोन को हम लोग देख लेते हैं बड़ी तेजी के साथ में। तो यहां पर देखिए, जैसे पिट्यूटरी की बात करें तो पिट्यूटरी हार्मोन जो होता है वो कहां कहां पर काम करता है। देखिए यहां पर, जैसे यहां मैंने दिखाया कि ये पिट्यूटरी है, तो पिट्यूटरी थायराइड जो निकल रहा है इसको, जिसको आप बोलते हो टीएसएच, ये देखो टीएसएच, है ना। और यहां से जो दुग्ध को स्रावित करने वाला होता है या दुग्ध का जो प्रोडक्शन करता है उसको हम प्रोलैक्टिन कहते हैं, है ना। और यहां पर देखिए जो ओवरी से संबंधित है, यहां पर आप देख रहे हैं ये क्या एफएसएच है, एफएसएच और क्या एलएच, ये दो हार्मोन है जो यहाँ पर किसके अंतर्गत आते हैं, जीटीएच के अंतर्गत आते हैं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। हाँ बिल्कुल सही, है ना, ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन यहाँ पर। तो यानी ये पिट्यूटरी से आप देख रहे हैं कि ये जगह जगह पर अपना ये पूरा काम करता है। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, आप जानते हैं वो दुग्ध स्रावक का भी काम करता है, और साथ ही जो है गर्भाशय में भी वो अपना सारा का सारा काम करता है। और यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ पर भी एंटी डायूरेटिक हार्मोन निकालता है जो किडनी से संबंधित होता है। तो इतने आपने देखा कि इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है अपना कहाँ कहाँ पर काम करता है, ठीक है ना। तो यानी यहां पर आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से सारा का सारा काम ये करने वाला है। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, ये देखिए कितने कितने मैंने अभी आपको बताया हार्मोन। तो आपने देखा कि एक तो है जो यहां पर काम करेगा, थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और जो यहां पर काम करेगा बेटा, एड्रिनल पे काम करेगा, एड्रिनल को स्टिमुलेट जो करेगा उसको बोलेंगे एसीटीएच, यानी एड्रिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और यहां पर जो ओवरी पे काम करेगा, यहां पर ये देखिए ओवरी पे जो काम करेगा उसकी बात मैं कर रहा हूं, ओवरी पे जो काम करेगा आप जानते हो जीटीएच काम करेगा, जीटीएच या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करेगा। और साथ ही यहां पर ये देखिए और एलएच काम करेगा, लुटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। हाँ आगे देखेंगे। और फिर उसके बाद जो है यहां पर प्रोलैक्टिन, यानी दुग्ध को प्रोडक्शन करने के लिए वहां पर प्रोलैक्टिन हार्मोन होगा, प्रोलैक्टिन, लैक्टोज आप जानते हो ना, दुग्ध, तो प्रोलैक्टिन करेगा, ठीक है। और आप पूरे बॉडी में जो ये आएगा, पूरे बॉडी को जो यूज करेगा, यानी सारी बॉडी को, इसको आपने कहा जीएच है, जिसकी वजह से है लंबाई क्या होती है आपके, आपका ग्रोथ होता है ना। तो यानी कुल मिला जुला करके आपने देखा कि पिट्यूटरी ये काफी को कंट्रोल करती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, अगर ये ग्रोथ की बात करें, ये बॉडी का बता रहे हैं ना, मसल्स वगैरह ये सारी चीज बॉडी में आ जाती हैं, तो ये बता रहा है। अग्रपिंड का हार्मोन की बात कर ले हम लोग, तो अब अग्रपिंड के हार्मोन में सबसे पहला हार्मोन कौन सा निकला, आपने क्या निकाल लिया बेटा, हाँ लैक्टो, वही वही लैक्टोजेनिक हार्मोन या प्रोलैक्टिन बातें की बेटा, हाँ। अब ग्रोथ हार्मोन की बात करें, ग्रोथ हार्मोन को हमने क्या बताया, ग्रोथ हार्मोन को हम एसटीएच भी बोलते हैं, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। यह शरीर की वृद्धि, विशेषतः हड्डियों की, ये ध्यान रखिए बेटा, ये विशेषतया क्या करता है, हड्डियों की वृद्धि करता है, ये याद रखिएगा। यानी अगर आप उम्र के बाद, जैसे मान लीजिए जब तक ग्रोथ होता है, यानी 21 साल तक जो होता है, जो आपकी ग्रोथ हो रही है, यानी जब तक आपका जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन काम कर रहा है, तब तक तो बॉडी आपकी बढ़ सकती है। लेकिन इसके बाद मान लीजिए अगर आप आर्टिफिशियल ग्रोथ हार्मोन की यूज करते हैं, जैसे ढेर सारे आजकल आने लगे हैं, तो आप में समस्या हो जाएगी बेटा, क्योंकि फिर हड्डियां तो नहीं बढ़ेंगी, बाकी और सब चीज जहां पर हड्डियां नहीं है वो बढ़ सकती है। अब वो आप समझ लीजिएगा, समझ में आ बात, तो वो गड़बड़ हो सकता है। कभी आपकी ये ठुड्डियां आ गई, ये जो लटकी हुई हैं ये इधर निकल आ जाएंगी, कभी ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो बेटा ये गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आपको अगर उम्र के अंदर अगर आप चाहते हैं कि हम, हमारी हाइट नहीं बढ़ रही है, हमको थोड़ा स्पीड अप जैसी चीजों को लेना चाहिए, तो बेटा अगर आप, ध्यान रखिएगा, अगर आप जरूरत से ज्यादा उम्र के हो गए हैं तो आपके लिए वो किसी काम की नहीं है। अगर लेंगे तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, साइड इफेक्ट करेगा। इसलिए आप लोग भी ये ध्यान में रखिएगा, क्लियर ना। या तो आप बहुत ज्यादा इसके चक्कर में हैं तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से या फिजिशियन से आप उससे कंसल्ट कीजिए और आराम से काम कीजिए, क्लियर ना। तो अब देखिए, तो आपने यहां समझ लिया कि ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, अपने बॉडी के हर एक पार्ट में जाता है और उसको ग्रोथ करने के लिए प्रोत्साहित करता है, उत्तेजित करता है या प्रेरित करता है। इसकी अनियमितता से क्या हो सकता है रोग, मतलब इसकी अगर बहुत ज्यादा या बहुत कम सिक्रीशन हो जाए तो ज्यादा, तो फिर क्या होने वाला है आप देखिए। अगर इसका कम श्रावण हो बचपन में, याद रखिए अगर बचपन में इसका श्रावण कम हो तो बच्चा क्या हो जाएगा,
भाई जाहिर सी बात है, जब उसको चाहिए, जब बचपन में ही आपको चाहिए कि जितना बढ़ेगा उतना तेजी से आपका सेल डिवीजन करेगा, आपकी ग्रोथ उतनी ही तेजी से होगी, और उसी समय आपको नहीं मिला तो क्या हो जाएगा बेटा? आप ये ध्यान रखिएगा, इसका मतलब आप उस समय क्या हो जाएंगी, है ना, छोटे हो जाएंगे, टिंगे हो जाएंगी, और इसको बोलते हैं बौनापन। और बौनेपन वाले रोग को हम क्या बोलते हैं? एटलियोसिस कहते हैं बेटा। अब बौनेपन का जो रोग है वो एटलियोसिस कहलाता है। और ये जो एटलियोसिस, जो बौने दिखाई देते हैं आपको, बौने, इन बौनों को हम लोग क्या बोलते हैं? मिजेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिजेट्स। मिजेट्स कहते हैं। वास्तव में ये क्या होता है? ये शारीरिक रूप से तो पूरी तरह से विकसित नहीं होते, लेकिन मानसिक रूप से बेटा ये पूरे विकसित होते हैं। याद रखिएगा, ये देखने में तो आपको जरूर छोटे लगते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से ये विकसित नहीं है पूरी तरह से। लेकिन समझ रहे हैं ना? हाँ, हार्मोन के इंजेक्शन फिंजेक्शन आप ना लगाओ बेटा, क्योंकि समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं। हाँ, लेकिन अगर आदमी जब बहुत मजबूर हो जाता है तो उसमें भले ले लेता है। हार्मोन का मतलब ये है कि मैं अब ग्रोथ हार्मोन की बात कर रहा हूँ, और हार्मोन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ बेटा। ग्रोथ हार्मोन की, अभी हम गेस्टियस पढ़ रहे हैं, और हार्मोन की जरूरत पड़ जाती है तो हम ले लेते हैं, जैसे अब इंसुलिन का ले ही लेते हैं। ठीक है, तो वो मैं ग्रोथ हार्मोन की पर्टिकुलर कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन अब बॉडी के हर पार्ट पे करता है ना, तो जाहिर सी बात है वो समस्याएं क्रिएट कर सकता है अगर आप गलत टाइम पे लेंगे तो। क्योंकि बॉडी में आप जैसे-जैसे यहाँ से आप ग्रोथ हार्मोन लेते हो, तो दूसरा कोई और भी हार्मोन है जो इसको सप्रेस करेगा ना। एक उम्र के बाद आप क्यों नहीं बढ़ते? भाई एक उम्र के बाद आप लोग काहे नहीं बढ़ते हो? क्योंकि एक दूसरा हार्मोन भी है जो इसको सप्रेस करता रहता है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए इसको बात में ध्यान रखना। तो एटलियोसिस है ये, है ना? और इस ऐसे बौने को हम क्या बोलते हैं? मिजेट्स कहते हैं बेटा, मिजेट्स। मिजेट मतलब बौना, है ना? और वयस्क में अगर इसकी कमी, चूंकि वयस्क हो चुका है, लंबाई-उम्बाई सब बढ़ चुकी है, सारा चीज हो गया है, तो इसमें इसका बहुत ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है? अब यहां पर आते हैं। अगर अतिश्रावण हो जाए इसका, यानी जरूरत से ज्यादा अगर श्रावित हो जाए, फिर क्या होने वाला है? यहां पर देखिएगा, अगर जरूरत से ज्यादा श्रावित हो जाए, हाँ, यानी अगर जरूरत से ज्यादा स्रावित कर दे, और अब ये लेकिन स्रावित कब कर रहा है? अगर बचपन में ज्यादा स्रावित करेगा तो आपका शरीर बहुत बड़ा हो जाएगा, भीमकाय हो जाएगा, लंबाई अच्छी खासी बढ़ जाएगी आपकी, है ना? मतलब एक रॉदर टॉल, एक टॉल होता है, एक रॉदर टॉल। एक टॉल मतलब एक अच्छा 6 फीट का जो होता है, अच्छा होता है। लेकिन अगर आप 6.5 7 फीट 8 फीट हो जाते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता, फिर तो बहुत ज्यादा लंबाई हो जाती है आपकी। उसको हम बोलते हैं भीमकायता। वो यही होता है कि ड्यूरिंग चाइल्डहुड की अगर बात करें, चाइल्डहुड में अगर इसका सिक्रीशन क्या हो जाता है, ये हाइपो नहीं बेटा, ये हाइपर सिक्रीशन होना चाहिए, सॉरी, हाइपर सिक्रीशन। यहां पर अगर इसमें हाइपर सिक्रीशन हो जाएगा तो यहां पर ये समस्या आ जाएगी। ठीक है, तो उसमें बचपन में। लेकिन और अगर बात करें, अगर वयस्क की बात करें, अगर वयस्क में इसकी जो सिक्रीशन है अगर वो बढ़ जाता है, तो व्यक्ति क्या हो जाता है बेटा? ये देखो, व्यक्ति को एक रोग हो जाता है, एक्रोमेगेली। और एक्रोमेगेली में आप जो स्मार्ट बनते हैं ना, वो गोरिल्ला लुक में आ जाते हैं, यानी चेहरा आपका गोरिल्ला जैसा कुछ दिखाई देने लगता है ना? क्योंकि मैंने बताया कि हड्डियां तो बेटा नहीं बढ़ेंगी, है ना? हाँ, अभिषेक जी, बहुत सही कहा आपने, जाइगेंटिज्म हो जाता है बचपन में अगर हो। लेकिन अगर बचपन के बाद, मतलब अगर 21 साल के बाद भी आपका ये स्रावित होता रहा, यानी जब तक आपकी लंबाई बढ़ रही, तो बेटा अब आप जानते हो, क्योंकि ग्रोथ जब आगे हुआ तो उस समय आपकी हड्डियां नहीं बढ़ेंगी, ग्रोथ जो है हड्डियों में फिर नहीं होगा। फिर आपके अगल बगल की चीज, जैसे यहाँ आप देखेंगे कि ये जो ठुड्डी है जो आपकी, ये आ जाएगी, गाल इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा, आप बड़े कुरूप हो जाएंगे, आवाज वगैरह सब। जैसे आपने देखा है खली जो है वो एक्रोमिगेली है। खली को आपने देखा होगा, तो खली का आप थोड़ा सा चेहरा देखिए, उसकी आवाज देखेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा बेटा। ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। क्लियर हो रही बात? तो यानी कहने का मतलब जो है, ये एक्रोमेगाली जो होता है, वो वास्तव में क्या है? वो एक तरह से रोगी है बेटा। आप देख सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? बात समझ पा रहे हैं ना? अब लेकिन अगर इसी समय और निकलता हो, तो ज़ाहिर-सी बात है, और अगर बहुत ज़्यादा होगा, तो आपके पीठ पर ना जो सेल हो पाई जाती है, वो उनका ग्रोथ फास्ट होने लगता है ना? और जब ग्रोथ फास्ट होने लगता है, तो आप जानते हैं कुबड़ अब हो जाता है, और इस कुबड़ा को क्या बोला जाता है हम लोग? काइफोसिस कहते हैं। ठीक है? क्लियर हो रही बात? हाँ, आगे देखिए। तो इतनी बात आप समझ गए। अब जनन प्रेरक हार्मोन की बात लोग हम करते हैं, जीटीएच, गोनेडोट्रोपिन, है ना? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की बात करें बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, और इसको आपको देखना है कि कैसे-कैसे ये काम करता है। बस अगर आप ये समझ गए तो समझ जाऊँगा कि आप हार्मोन के मठाधीश। यही एक हार्मोन है
जो कि समझने में अच्छे-अच्छों की जो है पसीने छूट जाते हैं, है ना? यानी अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ने के चक्कर में वही स्रावी ग्रंथियाँ जो है एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है? अब देखते हैं कि कौन-कौन पढ़ के आया है और कौन-कौन इसको कैसे समझता है, ठीक है? तो आइए हम लोग आते हैं जनन प्रेरक हार्मोन पे। तो जनन प्रेरक हार्मोन आप जानते हो ये क्या करता है? नर में जो है नर के वृषण में और मादा के अंडाशय को उत्तेजित करता है, किस लिए? लैंगिक परिपक्वता के लिए, है ना? सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए और जो भी कार्य हैं, जो लैंगिक कार्य हैं उसको पूर्णता के लिए। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर इन सबको क्या करता है? डेवलप भी करता है, मैच्योर भी करता है और साथ ही इनसे काम भी करवाता है, ठीक है? हाँ, यानी कहने का मतलब यहाँ पर कि ये यहाँ से ये स्पर्म बनवाएगा और यहाँ से ये क्या बनवाएगा? ओवम बनवाएगा, ओवम। ठीक है? यानी ये आपने देखा कि ये लैंगिक यानी जितने भी यहाँ पर कार्य हैं वो सारे के सारे ये करवाने वाला है ना? यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी भी जो है वो यही लाने वाला है। क्लियर हो रही बात? आगे बढ़ते हैं तो अब आपको समझ में आएगा पूरा का पूरा। 1 सेकंड। शायद हम 1 सेकंड। अब आपको कहीं समझाने के लिए मैं एक जगह खोज रहा हूँ, आसानी से मिल जाए कहीं जगह। मैं आता हूँ वहाँ पर पहुँचा हूँ बेटा, मैं बस एक प्लेन पेज में रखा था यहाँ पर, ये देखिए। मैं प्लेन पेज पर आता हूँ, उसको देखता हूँ, फिर वहाँ पर आ जाऊँगा, क्योंकि इसमें इसको तो आपको पूरा समझना है ना। आप इसको ए टू जेड इसको बहुत अच्छी तरह से बारीकी आप समझेंगे। फिर आपको देखिए आप आपने कहा कि सर ये कैसे होता, क्या होता वगैरह-वगैरह, अब आप ये दिखाएँगे हमको। हाँ, अब देखिए बेटा, पिट्यूटरी आपने देख लिया कि ये क्या है? पिट्यूटरी कहाँ पर होती है ये पहले आप हमको बताएँगे। ये देखिए, ये अरे! क्या बन रहा है भाई ये तो आज आम का समय आ गया है ना। ये देखो, ये 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 देखिए, ये आप देख रहे हैं कि ये क्या है? ये अग्रपिंड बेटा। ये वाला ये क्या है? ये वाला यानी ये एंटीरियर लोब है और ये पीछे वाला पोस्टीरियर लोब, समझिएगा, ये पिट्यूटरी है। और पिट्यूटरी कहाँ पर लटकी हुई है ये? ये क्या है? ये है हाइपोथैलेमस। ये वाला पोर्शन कौन-सा है? जहाँ से ये लटकी हुई है बेटा ये वाला पोर्शन क्या है ये? इसको आप क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। ये देखिए, हाइपोथैलेमस। इसको आप हाइपोथैलेमस बोलते हो जो फोर ब्रेन का पार्ट होता है, आप जानते हो? ये सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, ठीक है ना? और यहाँ पर मैं बना लेता हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम यहाँ पर बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। ये इस तरह से थोड़ा-सा समझिएगा। आप इस तरह से देखेंगे और यहाँ पर ये ओवरी, ये देखिए, ये लगभग-लगभग इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? ये ओवरी है। मैं दिखा रहा हूँ कि ये पूरे के पूरे मिल करके ये कैसे काम करके ये सारा जीटीएच हार्मोन का पूरा प्रोग्राम ही है और जीटीएच के अंतर्गत कौन-कौन आते हैं, यही हम सारे के सारे देखेंगे। यानी जो जनन से संबंधित जितने भी हार्मोन होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आपको दिखाए जाएँगे। यहाँ ये क्या है बेटा, ये इसको हम बोलते हैं अंडाशय। ये जानते हो आप, ये अंडाशय है, ठीक है? अंडाशय या इसको हम बोलते हैं ओवरी। इसको मैं ब्लैक से कर लेता हूँ तो थोड़ा-सा अच्छा रहेगा। तब उसमें आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा जो है 1 सेकंड, इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा ब्लैक से बनाता हूँ, चूँकि अलग-अलग कलर हमको इस्तेमाल करना होगा ना, इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये 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 कुछ इस तरीके से और यहाँ पर है ये ओवरी, इसके पास और यहाँ पर ये।
बस देखते जाइएगा। क्लियर? ये इसका मैं लिख देता हूं, ये क्या है, ये ओवरी है, अंडाशय है, ये अंडाशय है। ये कौन सी ट्यूब है, इसको हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। ये क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। और ये आप जानते हैं, ये जो अंदर वाला ये जो भाग दिखाई दे रहा है, इस वाले को हम क्या बोलते हैं, यूटेरस कहते हैं। यूटेरस यानी गर्भाशय, यूटेरस। और ये आप जानते हैं ये क्या है, ये है सर्विक्स, जहां से स्पर्म की एंट्री होती है, सर्विक्स। और ये वेजाइनल ट्रैक है, ठीक है। इतनी बातें आप देखिएगा, इसमें से आपको इतनी बातें क्लियर हो रही ना। अब देखिए, अब होता क्या है, सबसे पहले जैसे ही उम्र की शुरुआत होती है, आप जैसे ही किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये हाइपोथैलेमस जो है वो एक्टिव होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोथैलेमस क्या होता है, बिकम एक्टिवेट, एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही एक्टिवेट होता है, ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं जीएनआरएच। क्या निकालता है, जीएनआरएच। जीएनआरएच यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यानी ये किसको, ये जो निकाल रहा है, इसका जो काम है वो कहां जाएगा, ये देखिए ध्यान से, ये जो काम कर रहा है, ये जीएनआरएच निकलेगा, ये आएगा कहां पर, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आएगा। ध्यान रखिएगा, कहां पर आया, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। कहां से निकला, हाइपोथैलेमस यानी ब्रेन से। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो इन सबको न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, आप याद रखिएगा। न्यूरोहाइपोफाइसिस एंड एडिनोहाइपोफाइसिस, ये हाइपोफाइसिस है क्योंकि हाइपोथैलेमस के पास है ये, और सब सारा का सारा न्यूरॉन से ही कवर हो रहा है ना, कंट्रोल ब्रेन से। तो आप यहां पर समझिएगा बेटा, यानी ध्यान से समझिएगा कि यहां से सबसे पहले क्या निकल रहा है, जीएनआरएच। जीएनआरएच का नाम क्या है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यानी अब ये क्या कर रहा है कि गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन है उसको रिलीज करने के लिए ये खुद हार्मोन डाला है। आप देखो, कौन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन तो आपका पिट्यूटरी से निकलता है, लेकिन गोनेडोट्रोपिन को रिलीज करने के लिए कौन बताता है, एक उम्र में ब्रेन बताता है, ब्रेन का हाइपोथैलेमस। यस, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन डाल रहा है और कह रहा है किससे, अग्र मस्तिष्क, ये अग्र क्या नाम है इसका, अग्रपिंड से, कि एक काम करो, अब वक्त आ गया है, अब हार्मोन जो जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है उन सबको धीरे धीरे स्रावित करो, क्योंकि अब वक्त आ चुका है। क्लियर हो रही बात? अब यहां से क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहां से एक हार्मोन और निकलेगा। देखिए, एक हार्मोन तो आपने निकाल दिया अभी, अब यहां से एक हार्मोन और आएगा। क्लियर? ये यहां से एक हार्मोन आएगा, सीधे सीधे कहां आएगा, ये यहां पर, ये देखिए। और यहां पर बेटा इसमें जानते हैं क्या है, इसमें सारी की सारी छोटी छोटी पुटिकाएं हैं। ये देखिए, ये जो पुटिकाएं आप देख रहे हैं, ये पुटिकाएं हैं जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल या हम ओवेरियन फॉलिकल के नाम से जानते हैं। ओवरी है तो इसको हम फॉलिकल कहते हैं, पुटिका क्या बोलते हैं हम लोग, फॉलिकल, या हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा पुटिका। पुटिका, पुटिका मतलब पुड़िया। अरे पुटिका बोलते हैं ना कि पुड़िया चाहिए, लेकिन इस पुड़िया में है क्या, इस पुड़िया में जर्म सेल है। कौन सी जर्म सेल, ऊसाइट। ऊसाइट मतलब जो क्या बनाती है, ओवम बनाने वाली जो कोशिका। पुड़िया है, एक पैकेट है, उस पैकेट के अंदर क्या रखा हुआ है, यस, उस पैकेट के अंदर रखा हुआ है क्या, वही कोशिका जिससे क्या बनेगा, ओवम। यहां आता है, इसको बोलते हैं एफएसएच। क्या बोलते हैं बेटा, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ध्यान रखिएगा, दूसरे पहले नंबर पे ये आया। कुल 5 हार्मोन मिलकर के ये पूरा काम करते हैं, याद रखिएगा। और सारा का सारा आसानी से आप करेंगे तभी जाकर के ये क्लियर होगा। अभी तो देखता हूं ना अब क्या होता है, और फिर मैं दिखाता हूं ये कैसे निकलते हैं बेटा। तो जीएनआरएच पहला वाला था, दूसरा आपने कहा सर दूसरा निकलेगा एफएसएच। यानी ये पहले वाले ने क्या किया, पिट्यूटरी को एक्टिवेट किया कि बेटा एक काम करो, वक्त आ गया है भाई, अब उम्र समय हो गई है। तो कहता है अच्छा हो गया है, ठीक है, फिर मैं निकालता हूं। ये तुरंत जो है हार्मोन निकालना शुरू करता है, क्या, एफएसएच। कौन सा हार्मोन निकाल रहा है, एफएसएच। इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो स्टिमुलेट, स्टिमुलेट का मतलब क्या हुआ, उत्तेजित करना। और फॉलिकल मतलब ये जो पुटकाएं हैं, पुटकाएं क्या करती हैं, वही क्या बनाएंगी, ओवम यानी अंडाणु बनाएंगी। अंडाणु तो वही बनेगा ना। तो इसको आई और इसको कहा कि भाई देखो अंडाणु बनाने का वक्त आ गया है। कहा कि अच्छा आ गया है तो ठीक है, मैं तैयार हो जाता हूं। तो ये देखो, इसने एक को तैयार किया। ये मान लीजिए एक पुटका जो है यहाँ पर, हालांकि ढेर सारी हो जाती हैं, ये पुटका जो है कहा कि अच्छा ठीक है, हम शुरू करते हैं। कहें कि जल्दी जल्दी अंडाणु बनाओ, और अब जरूरत यानी ओवम अब बनाओ जल्दी से। अच्छा कोई बात नहीं, बनाना शुरू करते हैं हम, ठीक है। तो इसने लेकिन कहा कि भैया देखिए हम बनाएंगे तो हमको कम से कम 12 दिन लग जाएंगे बनाने में। कितना दिन,
इसने कितना दिन मांग लिया इसको? 12 दिन। कहा कि 12 दिन कम से कम चाहिए हमको बनाने के लिए। कहा कि कोई बात नहीं, 12 दिन ले लो। फिर जब 12 दिन जब बीत जाता है तो फिर से एक हार्मोन को ये फिर से यहां पर भेजता है। ये देखो, एक हार्मोन और आता है बेटा यहाँ, किसको? इसी को देखने कि भैया जो बोले थे हम 12 दिन हो गया तो ये कुछ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इनको ये देखने आ जाते हैं। ये देखिए, एक और हार्मोन यहां से निकला। ये देखिए, ये पीछे मैं इसको दिखा रहा हूं, ये एक सेकेंड। हाँ, ये देखो बेटा, ये कलर से आप समझ रहे हैं, मैं कलर डिफरेंट डिफरेंट कर दूंगा। तो यहां पर एक हार्मोन यहां से निकल कर और आया और इसके पास कहा, इसका नाम है एलएच। एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग। कहा कि भैया 12 दिन का समय दिया था, अभी तक तुम क्या कर रहे हो? क्या हुजूर एकदम बन चुका है, तैयार है, रेडी है, आप बोलिए कहां जाना है। तो कहा कि एक काम करो, अच्छा इसको जल्दी से रिलीज करो। तो ये यहां से रिलीज करवाता है किसको? यानी यहां से ओवरी से किसको रिलीज करा रहा है? ये देखिए, ओवरी से रिलीज करा करके ले जाता है ओवम को यहां पर फैलोपियन ट्यूब में। ये यहां पर आ गया क्या? ओवम। यानी एग सेल आप कह लीजिए या आप ओवम कह लीजिए, यानी इसको बोलते हैं अंडाणु। कहां पहुंच गया बेटा? कौन से दिन, कितना दिन लगा यहां तक पहुंचने में इसको? यहां से तैयार होने, यानी जिस दिन ये निकला था उस दिन। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देना है आपको, इसके बीच ही क्या हुआ था? जिस दिन इसको ये कहा गया था, क्या कहा गया था? ध्यान रखिएगा बेटा, एकदम बहुत बारीकी समझना है। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा जा चुका है यूपीएससी में, इसलिए आपको मैं बार बार ये कहूंगा कि इसको आपको बहुत बारीकियां देनी, क्योंकि ये सीक्वेंस को समझना थोड़ा सा कुछ लोगों को लगता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सिंपल है। मैंने कहा सबसे पहले पहला वाला हार्मोन ये था, दूसरा वाला हार्मोन कौन हुआ? एफएसएच हार्मोन। ये पहुंचता है कहां पर? ओवरी में। और ओवरी में जैसे ही पहुंचता है, ध्यान दीजिएगा, ओवरी में जैसे ही पहुंचता है बेटा, वैसे ही ओवरी में जो पुटिकाएं होती हैं उनको कहता है, ए भाई ये उठो, अब वक्त आ गया है कि अंडाणु बनाना शुरू करो, क्योंकि अब बच्चा पैदा करना, मतलब अब ये आगे वंश बढ़ाना है, तो भाई बिना अंडाणु के होगा नहीं। कहेगा अच्छा वक्त आ गया है सर, तो बस हमको 12 दिन का समय दे दीजिए और हम इसको जो है 12 से 13 दिन का समय दे दीजिए, हम इसको तुरंत जो है बना देंगे हम। क्लियर? कहा कि अच्छा कोई बात, हाँ वही बेटा, 12 से 14 दिन मान लो, तो 12-13 दिन या 14 दिन, तो यानी जो है ये बोला कि अच्छा हमें इतना टाइम दे दो, हम बना देंगे। कहा कि अच्छा कोई बात, लेकिन जब जिस दिन इसको एफएसएच ने जिस दिन इसको बोला था, याद रखिएगा, जिस दिन भी इसने बोला उसी दिन इसने कहा अच्छा ठीक है मैं बना रहा हूं। लेकिन ये भी जो एक्साइटेड फॉलिकल थी, इसने और एक हार्मोन निकालना शुरू कर दिया था। ये हार्मोन जो था वो उसको इसने कहां भेजा? ओवरी में अंडाश क्या बोलते हैं, गर्भाशय या यूटेरस में भेजा। कहा कि एक काम करो, जाओ अंदर जो है, जो यूटेरस की जो आंतरिक जो दीवारें हैं, जो इंटरनल दीवारें हैं, वहां पर जो है ना कुछ बिस्तर वगैरह लगाना शुरू कर दो, यानी एक पतली दीवार बना दो, वहां पर गद्देदार दीवार बनाना शुरू करो। हो सकता है कि कल जो है वहां कोई मेहमान आए, ध्यान समझिएगा, वहां पर कोई मेहमान आए, इसलिए यहां पर एक एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है यहां से निकलता है। ये देखो कौन सा निकलता है बेटा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन में कभी ओ भी लगा देते हैं। तो यहां से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है और यहां पर बनाना शुरू कर देता है क्या? यहां पर देखिए, मैं इसी कलर से बना रहा हूं बेटा, हालांकि इस कलर से मजा नहीं आएगा, ये कलर ये ले लेता हूं। यहां पर ये बनाना शुरू कर दिया क्या बेटा? ये अंदर एक दीवार होती है जिसको बोलते हैं अंतः मातृत्व दीवार। हाँ, क्या बोलते हैं बेटा हम इसको? अंतः मातृत्व दीवार। कौन बनाना शुरू कर दिया? एस्ट्रोजन। कौन? कहा? जैसे देखिए, एफएसएच जैसे ही आया, पहले नंबर पे आया एफएसएच, इसने क्या किया? ये पुटिका जो है यहाँ पर ओवेरियन पुटिका जो इसके अंदर है, यानी ऐसी पुटिका जो कि अंडाणु बनाने वाली जो पुटिकाएं होती हैं, वो वहां पर आया और जैसे ही वो उसको कहा गया 12 दिन का, वो तुरंत तैयार हो गई, यानी एक्साइट हो गई, और वो एक्साइट होकर के एक खुद हार्मोन निकालने लगी। कहा कि देखो हम लोग 12-13 दिन के अंदर जो है हम अंडाणु निकालेंगे, तुम इससे पहले, हो सकता है इससे पहले तुम पहुंच जाओ, वहां बिस्तर उस्तर लगाते रहो, हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई मेहमान वहां पर आए। यानी जैसे मान लीजिए कोई मंत्री मिनिस्टर हो कि भाई आज मंत्री मिनिस्टर आएंगे, पहले से जा करके सारा चीज बिछा देते हैं, वो सारा चीज क्लियर। हाँ, हाँ बिल्कुल, ये ब्यूटी हार्मोन भी कहा जाता है बेटा। पहले यहां पर समझिए इसकी ब्यूटीनेस को, समझिए क्या कर रहा है। तो एस्ट्रोजन पहुंचा और सारी की सारी चीजों को इसने क्या कर दिया? अंदर ही अंदर पूरे गद्दे बिछा दी। ठीक है, बिछाना शुरू कर दिया है। अब 12 दिन बाद जो है वो कौन आता है? एलएच आता है। एलएच आता है तो कहता है भाई क्या हो गया? तो कहा कुछ नहीं, बस काम शुरू है, पूरा हो चुका है, आप बोलिए क्या करना है। तो इसने क्या किया? 12 दिन बाद इसको रिलीज कर दिया यहां पर एलएच, यानी तीसरे नंबर पे आया। अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पे ये रहा और तीसरे नंबर पे ये आया।
और चौथे नंबर पे ये आया बेटा। देखिए ध्यान से, पहले नंबर पे तो ये आया था जीएनआरएच। इसने किसको बताया? अग्रपिंड को। अग्रपिंड ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, ये पहुंचा ओवरी में। ओवरी में अंडाणु बनाने वाली जो पुटिका थी उसको उसने प्रेरित किया, इसीलिए इसका नाम फॉलिकिल है, फॉलिकिल स्टिमुलेटिंग। तो फॉलिकिल को उसने क्या किया? बूस्ट किया, कहा। और जैसे ही जिस दिन वो एक्साइट हुई, जिस दिन उसको कहा गया, उसी दिन से उसने अपना काम शुरू कर दिया। और साथ ही एक और हार्मोन उसने निकाला। हार्मोन का मतलब एक संदेश भेजा कि जाओ भाई देखो, अंदर वहां पर आएंगे मंत्री मिनिस्टर आएंगे, पहले से वहां पर गद्दा उद्दा बिछाना शुरू कर दो या कुछ ऐसे चीजें बिछाना शुरू कर दो। यानी वो अंतःमातृत्व दीवार बनाना शुरू कर देता है यहाँ पर। ठीक है। और साथ ही एस्ट्रोजन आप जानते हो बेटा, ये ब्यूटी विटामिन के साथ जो फीमेल जो जितना भी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, ये सारे के सारे जो वो यही करते हैं। ठीक है ना? तो ये और साथ ही साथ जितने भी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट भी करता है। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसीलिए इसको फीमेल हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, शायद आप जानते होंगे, है ना? इसको फीमेल हार्मोन के नाम से जाना जाता है क्योंकि फीमेल से संबंधित जितने भी रिप्रोडक्टिव या सेक्सुअल कैरेक्टर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेक्सुअल कैरेक्टर हैं, वो ज्यादातर जो है वो यही जो है डेवलप करता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल यहाँ के लिए हम इतना ही देखना चाहेंगे कि ये वास्तव में जैसे ही पहुंचा, ये एंडोमेट्रियम वॉल बनाना ये शुरू कर दिया पहले दिन से। मतलब 1-2 दिन लगा होगा इसको यहाँ तक आने में। ठीक है। अब क्या होता है? अब लेकिन जैसे ही बेटा यहां से, या ध्यान रखिएगा, जैसे ही ये, इसको हटा देता हूं, जैसे ही यहां से ये निकला, क्या निकला? ये निकल गई ना, ये अंडाणु निकल गया, तो वो पुटिका, जैसे वो पुड़िया थी, पुड़िया के अंदर कोई चीज भरा था, वो निकल जाएगा तो पुड़िया तो पिचक जाएगी। हाँ, ये पुड़िया जो है वो क्या हो गई? ये पिचक गई। और पिचकने के बाद ये जो बन गया बेटा, इसको हम बोलने लगे कार्पस ल्यूटियम। क्या बोलने लगे? कार्पस ल्यूटियम। बेटा ये इंग्लिश और हिंदी शब्द नहीं है। कार्पस आप जानते हो, कॉप्स मतलब क्या होता है? मरी हुई चीज, मरी। भाई कॉप्स मतलब शव होता है ना, शव, शव, मरने के बाद क्या बनता है? शव। तो ये इसीलिए इसको कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। ठीक है ना? तो ये ल्यूटियम का मतलब वो लिफाफा। तो ये कार्पस ल्यूटियम यानी जो पुटिका थी या पुड़िया थी, वो अब क्या हो गई? रैप्चर्ड हो गई। अब वो जो रैप्चर्ड फॉलिकल है उसी को हम क्या बोलते हैं? कार्पस ल्यूटियम। हाँ बेटा बिल्कुल सही, उसी को हम क्या बोलते हैं? कार्पस ल्यूटियम। और इसी को या देखो ल्यूटिनाइजिंग, यहां पर लिखा है ना ये ल्यूटिनाइजिंग। ल्यूटिनाइजिंग का मतलब कार्पस ल्यूटियम बनाने के लिए हार्मोन है ये। क्योंकि भाई आप देखो ये क्या किया, ये आया और जो इसमें अंडाणु कोशिका थी उसको निकाल दिया, तो क्या बन गया? कार्पस ल्यूटियम बन गया, इसलिए उसका नाम ही रख दिया गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बात क्लियर? समझिएगा, क्योंकि ये ल्यूटिनाइज कर रहा है, यानी कार्पस ल्यूटियम बना रहा है। हाँ, बात समझिएगा बेटा। नहीं देखिए, भाई देखो हिंदी में, हिंदी ऐसी बात नहीं, मैं हिंदी तो बोल रहा हूँ बेटा, ऐसा तो कुछ है नहीं। देखिए वास्तव में समझिएगा, मैं फिर अभी समझाऊंगा, अभी पहले एक बार देखो। अभी एक बेटा ये देखो, हार्मोन का ये अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज है, यही वाला। बाकी इसके बाद तो सब हवा हवाई है। इसका सिर्फ सीक्वेंस देखना कि कैसे कैसे कोई काम कर रहा है, बस ये वाली बात देखना। अब देखिए कार्पस ल्यूटियम जब हुआ तो बेटा कार्पस ल्यूटियम भी एक नया हार्मोन निकालना शुरू कर दिया, एक नया हार्मोन निकाल दिया। 2 हार्मोन, 3 हार्मोन, 4 हार्मोन तो आपके पास दिख रहा है। कार्पस ल्यूटियम एक और हार्मोन निकालना शुरू कर दिया। कौन से दिन? वही 13वें 14वें दिन आया ये हार्मोन आया। कौन सा? यहां पर एक हार्मोन आया जिसका नाम क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। आप जानते हो बेटा इसको, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आ गया। समझ पा रहे हैं ना? कौन सा हार्मोन आ गया? एक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आ गया। बस आप देखिए अभी। अब ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कौन निकाल दिया? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कौन निकाल रहा है? कार्पस ल्यूटियम। ध्यान दीजिएगा, कब निकालेगा? कौन से दिन आएगा ये? हाँ, लगभग ये 15वें 16वें दिन कहां पहुंचेगा ये? आप बताओ। यानी 14 से 16वें दिन का मान लो, अगर 14 दिन है तो 14 15 16 दिन में ये पूरा का पूरा कहां पहुंच जाता है? और पहुंच करके इससे कहता है कि भाई क्या हुआ, यानी ये भी ओवरी में पहुंच जाता है, ओ सॉरी यूटेरस में। और कहता है भाई अभी क्या कर रहे हो, अभी गद्दे उद्दे नहीं बिछाए हो भैया, वहां से पहुंचने वाले। जैसे होता क्या है, जैसे मंत्री मिनिस्टर, एक बार ध्यान दीजिएगा बेटा। हाँ, अभी एक सेकंड रुको बेटा। तो देखिए सिंपल सा क्या है, मैंने कहा हार्मोन की बात हो रही है। अब यहां पर देखो, ये पहले पूरा क्लियर हो जाए फिर मैं बताता हूं बेटा पूरा। ये वास्तव में क्या हुआ कि जैसे ही कार्पस ल्यूटियम है, जैसे कोई पहली बार ही जब ये एक्साइट हुआ था, फॉलिकिल जो पहली बार एक्साइट हुआ था, वो कहां पर क्या निकाला था? एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन क्या कर रहा था? एंड्रोमेट्रियम वॉल में पहुंच के, मतलब यूटेरस में, यानी
गर्भाशय जिसको बोलते हैं, जिसको आप अपनी नॉर्मल भाषा में बच्चेदानी भी कहते हो, है ना? तो गर्भाशय में पहुंच के भाई अंदर गर्भाशय में अगर कल मान लीजिए कल अगर एम्ब्रियो भ्रूण या बच्चा आएगा तो उसके लिए कुछ तो बिस्तरा चाहिए, नहीं तो उसको जर्क नहीं लगेगा, झटका नहीं लगेगा। इसलिए पहले भेज दिया गया कि उसको क्या करो, वहां पर एक दीवार बना दो और इस दीवार को हम लोग क्या बोलने लगे, अंतः मातृत्व दीवार, इंडोमेट्रियम वॉल। ठीक है। अब जैसे ही कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है, हाँ ध्यान रखिएगा बेटा, जैसे ही कार्पस ल्यूटियम का निर्माण हुआ, क्योंकि देखिए इतना दूर है, अब ये भाई साहब बहुत नजदीक आ गए ना, 12 दिन हो गया, 12 दिन से वो बिस्तर बिछा रहा है, तब तक वो पहुंच गए, यानी अब नजदीक पहुंचने वाले। जैसे मंत्री जब आने वाले होते हैं तो टेंट ओंट पहले से लगा रहता है, लेकिन जब पहुंचने वाले होते हैं तो देखते हैं उनका एक थोड़ा सा जो पीए टाइप होता है, जल्दी से पहुंच के आके कहता है ए भाई सब चीज तैयार हुआ है या नहीं, अरे मंत्री जी बस पहुंचने वाले हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन बेटा ऐसा ही करता है, यानी जो फाइनल जो इंडोमेट्रियम यानी अंतः मातृत्व दीवार है, दीवार मतलब भित्ति बोलते हैं, अंतः मातृत्व भित्ति, यानी मां के अंदर जो है गर्भाशय के अंदर एक पतली सी दीवार बनती है जिसमें पूरा का पूरा जो बच्चा है उसी में जाकर के फिट होता है और उसी से सारा खाना पीना आगे पाएगा। यहाँ पर ध्यान देखिएगा। तो यहाँ पर लास्ट इसने क्या किया, ये जो आया प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन ने कहा भाई अभी तक तुम बिस्तरा ही नहीं ढंग से बिछा पाए हो। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन आता है वैसे क्या करता है, उसको कंप्लीट कर देता है। याद रखिएगा बेटा, कंप्लीट कर दे। अरे बेटा अभी सब समझ में आ जाएगा, घबराओ नहीं, पहले एक बार सुनो तो सही, बार बार रिवाइंड करके देख लेना, पहले सुनो इसको। तो यानी ये अब यहां पर क्या हुआ, ये पूरी तरह से पहुंच गया, क्लियर, पूरा बिस्तरा अब बिछ गया, यानी अब अगर कोई भी अगर एम्ब्रियो या बच्चा आता है तो अब उसको कोई परेशानी नहीं है। फिर से एक बार फिर से देखते हैं बेटा, यानी ये कौन से नंबर का है, 5वें नंबर का। आपने देखा 5 हार्मोन कुल मिले हुए हैं तब जाकर के काम हो रहा है। ध्यान से फिर से समझिएगा। हाँ, अब अभी देखो, पहले अभी दिमाग से पहले अब अभी समझने की कोशिश करो, अभी टाइम लगेगा। देखो मैंने सबसे पहले कहा कि देखो हार्मोन, हम लोग पीयूष ग्रंथि के हार्मोन पढ़ रहे बेटा, अग्रपिंड के हार्मोन की बात कर रहे हैं। तो अग्रपिंड क्या क्या कर रहा है, अब ये पूरा ओवरऑल आप जानते हो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। हम जीटीएच पढ़ रहे हैं, ये जीटीएच के अंतर्गत है बेटा सारे के सारे, क्लियर ना। यानी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, गोनेड का मतलब क्या होता है, ये जनन को प्रेरित करते हैं, चाहे वो अंडाणु हो और चाहे सॉरी चाहे वो अंडाशय हो और चाहे वो क्या हो, वृषण हो, उसको करते हैं ना, इसीलिए इसको जनद, जनद मतलब हाँ गोनेड। तो आप देखिए सबसे पहले क्या किया, हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन रिलीज किया, कब, जब वक्त आ गया, यानी आप बचपन में नहीं, जब आप एक किशोरावस्था में यानी जब युवावस्था में प्रवेश करते हो तब इसने क्या किया, यानी ये क्या किया, ये तुरंत जो है ना, एक हार्मोन रिलीज किया, किस लिए, वो ये बताने के लिए अग्रपिंड के लिए भैया वक्त आ गया है, सोते रहोगे या काम करोगे। तो इसने तुरंत कहा कि अच्छा बहुत सही याद दिला दिया, उसने तुरंत जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, यानी इस पुटिका को, भाई मैंने आपको यही चिल्ला चिल्ला के बताया बेटा कि नाम जो होता है, एक लक्ष्य कोशिका होगी और एक उसका कैरेक्टर होगा, मतलब उसकी नेचर होगा, और दूसरा हार्मोन होगा। तो फॉलिकल का मतलब ये फॉलिकल पे काम करेगा, स्टिमुलेटिंग मतलब इसको उत्तेजित करेगा, हार्मोन है, नाम तो सुना ही होगा, और नहीं सुना है तो आराम से समझ जाइएगा, आराम से, कोई दिक्कत। अब देखिए बेटा समझिएगा बार बार, अब ये एफएसएच हार्मोन जो है जब यहां पर पहुंचा तो पुटिका को कहा भाई देखो अब वक्त आ गया है, अब आप अंडाणु बनाना शुरू कर दो। अंडाणु, ये अंडाणु जो फर्टिलाइज होकर के बच्चा बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, भ्रूण बनाता है, आप समझिए। तो ये एक्साइट हुआ, कहा कि अच्छा ठीक है हम आप अंडाणु बना देंगे लेकिन हमको वक्त तो दीजिए, इतना जल्दी तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज बनेगी नहीं। कहा कि कोई बात नहीं, 12 13 14 दिन आपके पास हैं, आपने लो, कहा 12 13 14 दिन में हम बना लें। तो 12 13 14 दिन, जैसे 12 दिन मान लो, 13 दिन एवरेज 13 दिन माना जाता है, तो 13 दिन जैसे ही बीता, ठीक है ना, 13 दिन जैसे ही बीतता है वैसे और फिर से कौन भेजता, वही अग्रपिंड एक और हार्मोन को भेजता, किसको, कि जाओ भैया देखो हमने उनको भेजा था। लेकिन जिस दिन से ये एक्टिवेट हुआ था, जिस दिन इसको कहा गया था, उसी दिन क्योंकि इसको ऑर्डर मिल चुका था कि अंडाणु बनाना है और हो सकता है कि वो अंडाणु कल एम्ब्रियो बने, इसलिए उससे पहले इसने क्या कह दिया, एक और हार्मोन निकाला। मतलब हार्मोन का मतलब बेटा मैसेंजर, आप दिमाग मेरे को मैसेज ले जाने वाला, बस फालतू चीजें नहीं यहाँ पर टिपिकल बनानी है। तो एक मैसेंजर को भेजा, कहा कि अरे यार भाई जाओ देखो जहां पर ये जाएगा वहां पर थोड़ा सा व्यवस्था पहले बनाए रखो ना, कि पता चला ये पहुंचे तो वहां पर कहीं बैठने की जगह नहीं मिलेगी तो ये भाग जाएगा, फिर रुकेगा नहीं।
तो ये तुरंत जो है क्या किया, एस्ट्रोजन निकालता है और एस्ट्रोजन पहुंच के वो सारा का सारा बिस्तर अंदर बिछाना शुरू कर देता है। और इस बिस्तर को हम क्या बोलते हैं बेटा, अंतः मातृत्व भित्ति, क्या बोलते हैं, अंतः मातृत्व भित्ति या एंडोमेट्रियम वॉल, अंदर ये भित्ति बनाना शुरू कर देता। ठीक है, कोई बात नहीं। और साथ ही मैंने बताया ये इतना ही नहीं करता बेटा, ये फीमेल फीमेल हार्मोन कहा जाता है, या फीमेल से संबंधित जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसको क्या करता है, उसकी डेवलपमेंट करता है, ग्रोथ करता है, बढ़ाता है, और साथ ही सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी क्या करता है, ये बढ़ाता है। क्लियर है ना, यानी विकसित करता है। इतनी बात समझिएगा। लेकिन यहां पर सिर्फ एक बात आपको समझना है कि ये वास्तव में इसने किया क्या, कि जा करके बिस्तरा बिछाना शुरू कर दिया। अगले 13-14 दिन बाद जब यहां से लुटिनाइजिंग ने इसको यहां निकलवाया, किसको, अंडाणु को, बात क्लियर हो रही ना, अंडाणु को, हाँ, इंडोमेट्रियम वॉल बेटा, हाँ ठीक है। तो यहां पहुंचा तो भाई जब पुटिका जो थी तो वो खाली हो गई, तो खाली जब हो गई तो उसको हम क्या बोलने लगे, कार्पस ल्यूटियम, क्या बोलने लगे, कार्पस ल्यूटियम बोलने लगे। और ये कार्पस ल्यूटियम जो है वो एक हार्मोन निकालने लगा जिसको बोलेंगे प्रोजेस्टेरॉन। मैंने कहा कि बेटा अब तो जैसे मैंने कहा कि मंत्री जी आ गए हैं, तो उसका पीए दौड़ता हुआ जाएगा और एस्ट्रोजन को देखेगा, एस्ट्रोजन जो पहले से गया था बिस्तरा बिछाने के चक्कर में, वो पहुंचा, कहा कि अभी तक तुम क्या कर रहे हो, कहा अरे बिछा तो रहे, कह रही यार पहुंचने वाले भाई एकदम करीब आ चुके हैं और अभी तक तुम बिस्तरे के चक्कर में खो रहे हुए हो। तो वो जाता है, वो क्या करता है, पूरा फाइनल यानी इंडोमेट्रियम वॉल की जो दीवार है वो पूरी तरह से फाइनल कर देता है और ये हमेशा बिस्तरा बिछा रहेगा। क्लियर। अब क्या हुआ, अब यहां पर पहुंच, अब सपोज कीजिए कि इन्हीं दौरान यानी 12-14वें दिन या 15वें दिन इसी दौरान आता है स्पर्म, भाई साहब आते हैं, स्पर्म आ गया, स्पर्म आया, और स्पर्म जैसे मान लीजिए आया, ध्यान इतनी बातें क्लियर हो रही है ना। तो अब देखिए, अब यहां से स्पर्म ये फर्टिलाइज कर गया, इसको मान लीजिए अगर फर्टिलाइज कर गया तो यहां तो अब ये भ्रूण बनेगा और भ्रूण आकर के यहीं पर इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा, चूंकि बिस्तरा बराबर, चूंकि भ्रूण है बराबर बदलना पड़ेगा, इसलिए बेटा प्रोजेस्टेरॉन को बराबर रहना पड़ेगा। और बात याद रखिएगा, बराबर ही इसको रहना पड़ेगा यहां पर, नहीं तो अब क्या होगा, देखिए सपोज कीजिए मान लीजिए स्पर्म नहीं आया, सपोज कीजिए अभी स्पर्म नहीं आया, तो यहां पर बच्चा नहीं आ गया, भ्रूण नहीं आएगा। अब क्या होगा, ये बेचारा इंतजार करता रह गया, कोई नहीं आया, मायूस होके लौटा। अब ये अगले 25वें 26वें दिन, मतलब ये वास्तव में यहां पर देखिए एक्टिव जो फेज होता है सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी के लिए, आप वैसे भी जानते हैं 14 से लेकर के 22 दिन तक होता है ना, ये बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, इसको तो कुछ मिला नहीं, बेचारा ये जो अंडाणु था मायूस की, मिलन नहीं हुआ, काश आ गए होते, तो नहीं आए, नहीं आए तो बेटा कुछ बना नहीं, और नहीं बना तो अब ये यहां पर आ जाता है, यहां पर अरे कहता है यार भाई कुछ नहीं, सारे बिस्तर उस्तर उखाड़ो, अब चलो। तो ये सारे बिस्तर को लेकर के यहां से विजाइनल ट्रैक से पूरा का पूरा जो है बाहर निकल जाता है, और ये बाहर निकल जाता है, इसी को बोलते हैं हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इशू को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी ये अब किसी काम का नहीं, पूरी दीवार सहित लेकर के बाहर चला है मायूसी के कारण, क्योंकि भाई कुछ तो हुई नहीं, मतलब अगर रुकता तो वहां पर रुक जाता, नहीं तो ये नहीं आया। अब क्या हुआ, खत्म, काम खत्म। अब यही बात देखिए, एक महीने में ये वाली यानी एक महीने तक ये वाली ओवरी काम करती है, फिर अगले जस्ट महीने में ये वाली काम करेगी। यहां पर ध्यान रखिएगा, एकदम बस अच्छी तरह से समझिएगा, हाँ बिल्कुल बेटा, ठीक है ना। तो आपने देखा कि ये सारा का सारा माल निकल गया, उसी को हमने क्या किया, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये 2 से 3 दिन के अंदर ये 28वें दिन ऐसा हो जाता है पूरा, ठीक है, 28 दिन की ये साइकिल होती है बेटा। अब लेकिन 28वां दिन हुआ तो 29वें दिन क्या होगा, 29वें दिन ये सारा का सारा ब्लीडिंग होती रहती है, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक तो होती है, हालांकि 3 तक नॉर्मल हो जाती है। लेकिन ये जब भी ब्लीडिंग होती रहती है उसी समय 29वें दिन यानी इस वाले के 29वें दिन यहां से फिर से एफएसएच आता है। कहां आता है एफएसएच, अब देखो एफएसएच कहां आ रहा है, अब एफएसएच यहां इस वाले पर आता है, ध्यान रखिएगा। अब ये 29वें दिन यहां पर पहुंचता है और वही क्रिया शुरू कर देता है, यहां इसको एक्साइट करेगा, यहां एक्साइट होगा तो फिर से एस्ट्रोजन निकलेगा, फिर से अंदर बिछाना बिस्तर शुरू कर देगा, यानी अब इसके लिए होगा, एक तरफ से ये बिस्तर उठ रहा है और एक तरफ से बिस्तर आ रहा है, समझ पा रहे हैं ना। यानी कहने का मतलब अब अगले, चूंकि देखिए फिर ये भी अंडाणु यहां तक पहुंचाने के लिए कितना दिन मांगेगा बेटा, 12-13 दिन मांगेगा कि नहीं। अगर याद रखिएगा, अगर ये 12 से 13 दिन के बीच सपोज कीजिए
अगर 12 से 13 दिन के उस दौरान अगर स्पर्म बेचारा यहाँ पर आ आके घूमता हुआ चला जा रहा है और बार-बार इनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो क्या कभी प्रेगनेंसी पॉसिबल होगी? बिल्कुल नहीं होगी। नहीं होगी ना, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है जब अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में आया नहीं है तो फर्टिलाइजेशन होगा क्या? क्या ये जो है यहां पर कूद जाएगा क्या? ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि आप जानते हो फर्टिलाइजेशन हमेशा कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब में बेटा, याद रखिएगा। हाँ, ठीक है, या ये सब समझिएगा पहले। अब इसीलिए अब देखिए ध्यान से, वही मैं समझाना चाहता हूं। तो अब मैंने आपको कहा कि ये यहां जब पहुंचता है तो 12 दिन का टाइम लगा। अगर 12 दिन के बीच में स्पर्म पहुंचेगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पर 12-13 दिन तक, क्योंकि ओवम तो आया नहीं, आएगा वो 14वें दिन। जब आएगा तब वो देखा जाएगा, तब स्पर्म हो सकता है फर्टिलाइज कर दे, जरूरी नहीं लेकिन हो सकता है। अब सपोज करो कि मान लो 14वें दिन यहां पर आया और ये स्पर्म भी पहुंचा, अब इसको फर्टिलाइज कर दिया। अब ये फर्टिलाइज कर दिया तो ये बिस्तरा तो बनाना ही बना रहेगा ना, अब ये नहीं निकलेगा, और यहां जब बिस्तरा बना रहेगा तो आकर के यहां पर बैठ जाएगा। लेकिन जब ये बैठेगा तो याद रखिएगा बेटा, जो प्रोजेस्टेरॉन निकला हुआ है, ये प्रोजेस्टेरॉन ये बराबर इसकी देख रेख करेगा। बराबर क्या करेगा? इसकी देख रेख करेगा। हाँ बिल्कुल, देख रेख करेगा, यानी वो बिस्तरा बराबर बदलता रहेगा, बनता रहेगा, और साथ ही जाकर के ब्रेन के पास, ब्रेन यानी ब्रेन बोले तो यहां पर हाइपोथैलेमस के पास ब्लड में ये रहेगा प्रोजेस्टेरॉन, और ये बराबर घूमता हुआ वहां पर जाकर बोल देगा कि भैया देखिए, अभी आप लोग जो है एफएसएच मत निकालिएगा, क्योंकि अगर नया एफएसएच आया तो बेचारा यहाँ का सारा क्या हो जाएगा? ढह जाएगा। इसलिए वो ये बार बार वही कहता है कि भाई देखिए, आप लोग जो है अब ये सब कुछ नहीं, क्योंकि अंदर कोई आ गया है, वो कुछ दिन रहेगा, वो बिस्तरा उस्तरा सब लगा हुआ है, कोई बात नहीं। अब आप लोग यानी अगले 9 महीने तक ये एफएसएच जो है वो सिक्रीट नहीं होगा। किसके अनुसार? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हमेशा ब्लड में घूम रहा होता है, घूम रहा होता है, घूम रहा होता है। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? इसलिए यहां पर वो नहीं आए। इसलिए आप जानते हो जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है, या जिसको आप बोलते हो कंट्रासेप्टिव पिल्स, कंट्रासेप्टिव पिल्स में भी बेटा तो यही होता है। नॉर्मली जो इंडियन होते हैं वो तो प्रोजेस्टेरॉन ही रखते हैं, हालांकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है ना, दोनों, लेकिन ज्यादातर क्या किया जाए? प्रोजेस्टेरॉन। क्यों? क्योंकि अगर आपके ब्लड में बराबर ये बना रहेगा तो बराबर यहां पर इसको खबर मिलती रहेगी, तो ज्यादा हार्मोन बन के आएगा नहीं। हाँ, चूंकि एफएसएच और इंडोमेट्रियम वॉल है तो एमसी तो होगा, लेकिन बेटा अंडाणु नहीं बनेंगे। समझ पा रहे हैं? एमसी वाला, चूंकि भाई आप देखो, इस ये क्या, ये दीवार तो बना ही रहे हैं ना, दीवार तो बनता रहेगा, लेकिन फाइनली अंडाणु नहीं बनेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। रिलैक्सिन बेटा इससे नहीं होता, रिलैक्सिन प्लेसेंटा से होता है। हम रिलैक्सिन की बात नहीं करें अभी, सिर्फ पिट्यूटरी की बात करें तो हम पिट्यूटरी से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी आपने देखा यहां पर कि प्रोजेस्टेरॉन जो है, अब इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन को हम बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। यानी क्यों? क्योंकि ये उतार चढ़ाव, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय बेटा बहुत ढेर सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कभी बच्चे को ज्यादा खाना चाहिए, कभी कब खाना चाहिए, सारा चीज जो होता रहता है, ध्यान है ना, उसके लिए ये बराबर यानी एक तरह से आप ये समझिए कि बच्ची की जैसे दाई माँ होती ना, जैसे बच्चे को जो पालने वाली होती, ठीक प्रोजेस्टेरॉन बेटा वैसे ही होता है। इसको किसी भी प्रकार से कमी ना हो, तो इसीलिए तब तक ये क्या बना रहता है? एस्ट्रोजन आराम से। आप अब यहां देख रहे हैं ना, ये कार्पस ल्यूटेम अगर ये बना रहेगा बेटा, याद रखिएगा, क्योंकि यही तो प्रोजेस्टेरॉन निकाल रहा है, ये अपना अस्तित्व तो बनाए रखेगा। क्लियर हो रही बात? बात एकदम क्लियर हो रही है ना? चलिए हम इसको देख लेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बात क्लियर? या किसी को कोई प्रॉब्लम है? हाँ, हाँ बिल्कुल। अब देखिए, हाँ, प्रोजेस्टेरॉन दिया जाता है बेटा, उसको इसीलिए दिया जाता है ना कि कहीं समस्या ना हो जाए, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन बराबर पहुंचेगा तो बच्चे को कभी, जैसे किसी का मिसकैरेज वाली जब समस्या आती है ना, जब मिसकैरेज वाली समस्या आती है बेटा, तो ज्यादातर अरे ये बैटरी तो गड़बड़ा रही है, जो प्रोजेस्टेरॉन वाली जो समस्या आती है, हाँ, जो प्रोजेस्टेरॉन की समस्या आती है, आप ये ध्यान रखिएगा। भाई चूंकि अगर प्रोजेस्टेरॉन कम होगा तो वो जो गद्दे रजाई वगैरह जो बिछाए हुए हैं वो सब ढह जाएगा, और ढह जाएगा तो बच्चा भी ढह जाएगा। इसलिए प्रोजेस्टेरॉन लोग जो है किसी किसी को देते रहते हैं। ठीक है, बात क्लियर ना? हाँ, वो सिर्फ इसीलिए दिया जाता है। क्लियर हो रही बात? ओके। तो अब देखिए, ये मैंने बताया बेटा, ये सबसे आपको एक बार में अगर नहीं समझ में आया, देखिए अगर साइंस बैकग्राउंड का होगा बच्चा तो आराम से समझ गया होगा, अगर साइंस बैकग्राउंड नहीं है बेटा तो हो सकता है बिल्कुल ये लाजमी है
एक बार में नहीं, आपको जानते हो ये पूरे के पूरे जो साइंस में जितने भी पढ़े हुए हैं, आप उनसे पूछिए ना कि एक बार ये पूरा पढ़ गए लेकिन कभी ये सीक्वेंस नहीं उनको पता चला कि वास्तव में ये सीक्वेंस क्या है ना? तो सीक्वेंस आपने देखा, आपसे अगर पूछा गया तो सबसे पहले कौन निकला? जीएनआरएच, दूसरा एफएसएच, तीसरा एस्ट्रोजन, चौथा एलएच, पांचवा प्रोजेस्टेरॉन। आपने देखा ना, यही सीक्वेंस से बेटा आप पढ़ जाओगे, एकदम आसान, एकदम हलवा हलवा हो जाएगा। आइए आगे हम लोग देखते हैं इसको। हम वहां पर छोड़ना चाहते थे प्लेन पेज, लेकिन यहां पर आ गया, कोई बात नहीं, हम इसी को देख लेते हैं बेटा, तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी, है ना? कहां गया? ये देखिए, ये पिट्यूटरी, ये देखिए, ये ब्रेन को हमने दिखाया, ये हाइपोथैलेमस है। ये देखिए यहाँ पर कैसे यहाँ से निकल रहा है बेटा, ये देखो, आप पूरा समझ जाओगे आसानी से। ये देखो, ये क्या है? ये पिट्यूटरी है ना? ये कौन सी ग्लैंड है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपको दिखाई दी। यहाँ पर ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से मैंने बताया था कौन सा हार्मोन पहले निकलेगा, आप देखिए, ये हार्मोन निकल रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बेटा देखो, जीएनआरएच। ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस में कहाँ निकल के जा रहा है? ये देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको? ये क्या है? ये अग्रपिंड है, ये पश्चपिंड। अग्रपिंड पे आया ये हार्मोन। अब अग्रपिंड से ये कहां पहुंचेगा, आप थोड़ा सा हमको बताइएगा। बोलो भाई, थोड़ा सा मैं कलरफुल ले लेता हूं। हाँ, ये देखिए, ये कौन सा हार्मोन है? ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? एफएसएच, ये जो जा रहा है। अब एफएसएच हार्मोन कहां है? यहां से निकल रहा है, ये देखो, यहां से निकलता हुआ, ये देखो कहां, ब्लड के माध्यम से होता हुआ कहां पहुंचेगा? ये पहुंचेगा ओवरी में। ये देखो, ये ओवरी है बेटा, ये इधर भी ओवरी है और इधर भी ओवरी है, आपको दिखाई दे रही होगी, है ना? अब ओवरी में क्या है? ये क्या, यही है, इसको हम क्या बोलते हैं? फॉलिकल बोल रहे हैं। अब फॉलिकल को क्या किया? एक्टिवेट कर दिया गया है। अब इसी के अंदर ये देखो, ये क्या बन रहा है? अंडाणु बन रहा है, ठीक है ना? अंडाणु ये बनना शुरू हो गया है। लेकिन अब फिर उसके बाद ध्यान से देखिएगा, जब ये हो जाएगा, 12 दिन का टाइम हुआ, तो भाई एक को और फिर रिलीज करेगा। ये किसको? अभी देखिएगा, एक नया आएगा, ये आ रहा है, ये देखो, ये देखो आ रहा है ना, ये पीले पीले रंग का कौन आ रहा है? अब ये आ रहा है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये फिर से पहुंचेगा वहां पर। इससे पहले वो इंडोमेट्रियम के लिए वो उसने शुरू कर दिया है, ये पहुंच गया। ये देखो कौन से दिन दिख रहा है ना, ये देखो 12वें दिन, आपको दिखा? 12वें दिन तक इंतजार, और ये 12वें दिन से अंडाणु निकला, निकल गया ना अंडाणु। ये देखो अंडाणु यहाँ निकल रहा है, ये ओवरी है बेटा, ये जो देख रहे हो ओवरी, और ये फैलोपियन ट्यूब। ये देखो, यहां से आप देखो, ये कहां चला गया? फैलोपियन ट्यूब में चला गया। क्लियर? यहां पर आप देखिए, ये कहां चला गया? ये पूरा फैलोपियन ट्यूब में चला गया, फैलोपियन ट्यूब में चला गया, है ना? ये देखो, चूंकि आप जानते हो निषेचन या फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहां होगी बेटा? यहीं पर होगी, यहीं पर ये इंतजार करेगा। लेकिन जैसे ही निकला तो ये क्या बन गया? ये कार्पस ल्यूटियम बन गया, कार्पस ल्यूटियम, है ना? देखो, इसी से अंडाणु निकला था, ये ओवरी है, ये पूरा ओवरी है। अब ये क्या निकालेगा? ये देखो, प्रोजेस्टेरॉन निकालने लगा। और ये प्रोजेस्टेरॉन फिर ये क्या है? ये देखो, ये क्या है? ये गर्भाशय है। गर्भाशय में आकर के देखो, ये दीवार बनाना शुरू कर रहा है। ये देखो, हमने थोड़ा सा इसको जूम किया है, तो देखो पहले दिन से, अब यहां देखोगे, पहला दिन जब एक्साइट किया गया था उसको, पहले दिन से जब एफएसएच आया था, तो ये पहला दिन है ना? फॉलिकुलर फेज। ये देखो, ये हार्मोन गिर रहा है ऊपर से बेटा, हार्मोन, ये कौन सा है? एस्ट्रोजन हार्मोन। ये दीवार देखो, ये मोटी बना रहा है, देखो, देखते जाओ। ये 12-13 दिन हुआ। अब यहां पर देखिए बेटा, 14वें दिन क्या हो रहा है? ओवुलेशन शुरू हो गया, है ना? 14वें दिन के बाद से अब अंडाणु बाहर आ गया। अब इसके बाद से देखो, अब दीवार मोटी हो गई है। मोटी का मतलब यानी अब प्रोजेस्टेरॉन आ गया। हाँ, ये रेड कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है गिरता हुआ, ये प्रोजेस्टेरॉन है। यानी अब दोनों मिलकर के बेटा ये मोटाई पूरा बना दिए। ये अगले कितने दिन तक ये मोटाई बनी रहेगी? आप देख सकते हैं कि अगले ये जो है 26-27 दिन तक के पूरी तरह से, यानी इस समय तक बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन 26वें दिन से ये क्या होता है? डिसइंटीग्रेट होता है, और यही फिर ढहने लगता है। ढह करके यही शरीर से बाहर निकलता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग हो रही है। और यही अगर ऐसा ब्लीडिंग हुआ, तो ये देख रहे हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा बेटा, ये फिर नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर ये कह रहा है कि अगर एम्ब्रियो आया, बच्चा आया, तो ये कार्पस ल्यूटियम हमेशा प्रोजेस्टेरॉन निकालता रहेगा और हमेशा इसकी केयर करता रहेगा। क्लियर हो रही बात? इसके पहले यहीं पर दीवार बना था बेटा, यही एंडोमेट्रियम वॉल है। इज दैट क्लियर? मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ गई होंगी, पूरी की पूरी बात, ठीक है? इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सारी की सारी बातें नहीं, मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। हाँ बेटा, 28 डेज का, 28 डेज होता है, लेकिन 26वें दिन से ही ना वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, क्योंकि उसके बाद जो होता है, ओवम में कोई दम नहीं रह जाता ना, वो यस, वो 20 दिन तक ही काम करेगा, बाकी उसके बाद बहुत ज्यादा दम नहीं रह जाता। क्लियर? तो इस तरीके से आपने देख लिया पूरा का पूरा, है ना? आगे हम बढ़ते हैं, कहां गया? अरे बढ़ जागे। अब देखो, जो हमने अभी तक ये चिल्ला चिल्ला के बताया बेटा, वही यहां पर हमने सारा का सारा रख दिया है। सबसे पहला क्या हो रहा है? देखो, वही वही पूरा का पूरा जीटीएच हार्मोन का। सर्वप्रथम हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है? ये जीएनआरएच। मैंने आपको वहां से दिखाया था, जीएनआरएच निकला, और निकलने के बाद इसने क्या किया? ये देखो, साबित करता है गोनाडोट्रोपिन कहां से होता है? हाइपोथैलेमस। और ये आकर के क्या करता है? अग्रपिंड को ये क्या करता है?
एफएसएच हार्मोन को निकालने के लिए इसको उत्तेजित कर रहा है। मैंने अभी आपको समझाया और दिखाया भी। उसको उत्तेजित किया तो ये क्या किया, उसने निकालना शुरू कर दिया, है ना। अब ये एफएसएच हार्मोन की बात करें। अब ये एफएसएच हार्मोन कहां पहुंचा, अंडाशय में, ओवरी में पहुंचता है और पुटिका को क्या करता है, अंडाणु जनन, यानी जिसको आप क्या बोलते हो, ऊजिनेसिस, यानी जो अंडाणु को क्या करता है, पैदा करने के लिए, अंडाणु बनाने के लिए इसको किया। यानी अब ये क्या आता है, ऊजेनेसिस और मैच्योरिटी, यानी ऊजेनेसिस यानी अंडाणु को बना करके उसको परिपक्व करने के लिए आदेश दे देता है। लेकिन जैसे ही ये जो पुटिका है जिसको इसने आदेश दिया, ये एक्साइट हुई है, उसने भी एक ये देखो उत्तेजित पुटिका जो उत्तेजित हुई थी, उसने फिर से एक हार्मोन निकालना शुरू किया जिसका क्या नाम है, एस्ट्रोजन हार्मोन। आप देख रहे हैं ना, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन इसने क्या किया, श्रावण करना शुरू कर दिया, निकालने लगी। और ये एस्ट्रोजन जो कि क्या करता है, अंतः मातृत्व भित्ति के निर्माण की शुरुआत करता है, वही मैंने बताया बिस्तर बिछाना शुरू कर दिया इसने, है ना। एवं जननांगों को भी विकसित करता है, क्योंकि आप जानते हो बेटा, मैंने बताया कि ये इसको फीमेल हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि ये फीमेल से संबंधित जो भी यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और जो सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, वो सारा का सारा जो है ये डेवलप करता है। इसलिए हम आगे भी इसके बारे में चर्चा करेंगे, आप घबराओ नहीं, एस्ट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये क्या, जैसे ही अंडाशय में क्या होता है, ये देखिए, जैसे इन्होंने कहा, जैसे क्या कर रहा है, जैसे मैंने कहा कि ये आखिर वास्तव में कर क्या रहा है, एस्ट्रोजन और क्या कर रहा है, जैसे क्या कर रहा है, अंडाशय में वृद्धि करेगा, जननांगों में वृद्धि करेगा और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को भी थोड़ा सा ये बढ़ावा देता है ना। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को हम कल बात चर्चा करेंगे जबरदस्त जो है द्वितीयक लैंगिक लक्षण पे, जब हम बात एड्रिनल ग्लैंड की करेंगे, क्योंकि वहां से जो सेक्स हार्मोन निकलता है वो नॉर्मली जो है वो आपके सेकंड सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए होता है ना। हाँ, बिल्कुल बेटा, भाई रिप्रोडक्टिव बताने का मेन मकसद यही है कि बिना हार्मोन के कैसे होगा, तो हार्मोन काम कर रहा है तो हमको हार्मोन तो बताना पड़ेगा। क्लियर, तो आपका दोनों क्लियर हो गया तो अच्छी बात है ना। हाँ, बिल्कुल बेटा, उसी से तो सारा का सारा लिंक है ना। भाई बॉडी तो हर एक दूसरे से लिंक है, अगर आप लिंक को नहीं समझ पाएंगे तो बेटा यूपीएससी भी ऐसे ही है। अब देखिए अगला वाला अगर हम बात करें तो अंडाशय की पुटिका जब परिपक्व हो जाती है, देखिए अंडाशय की जो पुटिका जब परिपक्व हो गई, तब परिपक्व का मतलब इसमें क्या निकला, इसमें जो अंडाणु है, अंडाणु निकाल दिया, तो उसने कहा कि पूरी तरह से जब परिपक्व कर दिया, किसको, अंडाणु को। अंडाशय की पुटिका जब, यहां पर अंडाणु को लिखना है बेटा, अंडाणु को क्या कर दिया, अंडाणु को मतलब ये कह रहा है अंडाशय की पुटिका में जब अंडाणु परिपक्व हो जाती है, यानी अंडाणु परिपक्व है, तो क्या करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है, फिर वहीं से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसे क्या करता है, इससे पुटिका से अंडाणु को मुक्त कराकर कहां ले जाता है बेटा, फैलोपियन ट्यूब में। मैंने दिखाया अभी, वहां से निकला वो फैलोपियन ट्यूब में गया, क्योंकि जानते हो फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा तो वहीं पर होगा। आप जानते हो जब किसी का फैलोपियन ट्यूब काम नहीं करता है तभी टेस्ट ट्यूब भी आती है। देखो फैलोपियन भी तो ट्यूब जैसा है, टेस्ट ट्यूब है। आगे हम बताएंगे, जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि क्या होता है, सरोगेसी के लिए क्या जरूरत है ना, थ्री पेरेंट बेबी क्या होता है, या टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, क्यों ऐसी जरूरत पड़ी, तो टेक्नोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर इसको देखेंगे। लेकिन यहां पर पहले आप समझिएगा। हाँ, आगे बताएंगे बेटा, हम दो भी बच्चे ट्विंस भी बताएंगे आपको, आइडेंटिकल, फ्रेटर्नल और जितना सियामेज, हम सब बताएंगे, सारे के सारे जितने भी टाइप के जुड़वे होते हैं वो सबको बताएंगे। अब घबराइए नहीं, अभी नहीं, आने वाले दिनों में हम बताएंगे, अभी इसी समय सारे की सारी बातें अभी कुछ नहीं हो पाएगी। क्लियर, अभी इसको खत्म करना है, टाइम बहुत हो गया, सिर थोड़ा सा भारी भारी हो रहा है, अभी मेरी क्लास है। तो अंडाणु जो है मुक्त होने के पश्चात कहां पहुंचता बेटा, अच्छा अंडाणु तो जब मुक्त होता है तो जो पुटिका है वो किसमें बदल जाती है, कार्पस ल्यूटियम में। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया किसमें बदल गई, कार्पस ल्यूटियम में, है ना। अब ये जब कार्पस ल्यूटियम में बदल गई तो कार्पस ल्यूटियम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन निकालता है बेटा, क्या, प्रोजेस्टेरॉन। अब मैंने बताया आपके कंट्रासेप्टिव पिल्स में भी प्रोजेस्टेरॉन ही दिया जाता है ना। हाँ, ताकि ताकि ब्रेन को पता रहे कि भैया कोई है, वो मतलब हम ब्रेन को क्या करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, जबकि कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी हम उसको बता रहे हैं ताकि हमें समस्या न हो। नामक हार्मोन स्रावित करता है जो कि अंतः मातृत्व की संरचना को पूर्ण करता है। देखो बेटा, पूर्ण कर दिया यानी पूरी तरह से बना दिया, ठीक है। एवं गर्भावस्था के समय होने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करता है। प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अरे भैया, जब प्रेगनेंसी में इतना काम करेगा तो नहीं जाना जाएगा, क्या कह दिए कोई एहसान किए, इतना उसने काम किया आपके लिए। समझ में आया ना बात, तो मेरे ख्याल से आपको पूरी की पूरी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। बात क्लियर हुई, या कोई अभी कुछ रह सा गया है, रह सा गया तो बेटा एक बार फिर से पढ़ना। ये आपको कभी ऐसा नहीं होगा यार, ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि जो समझ में ना आए, ऐसा कुछ था क्या,
चाहे वो साइंस बैकग्राउंड के रहे हो चाहे नॉन साइंस। मैंने कोई भी साइंस का शब्द बहुत ज्यादा नहीं यूज किया। बेटा अगर साइंस में जाते ना तो आप जानते हो कि क्या हो जाता, है ना, खतरनाक। साइंस नहीं हम पढ़ रहे हैं बेटा, हम जनरल स्टडी पढ़ रहे हैं, और इसीलिए हमको जनरल स्टडी की तरह देखना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत अंदर हम साइंस, क्योंकि बेटा देखो मैं साइंस में तो जानने के लिए मैं बहुत अंदर जा सकता हूं, लेकिन समस्या ये है बेटा सामान्य बंदा तो फिर तो भग जाएगा, उसको लगेगा अरे सर वो बेचारा अभी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए सोच भी रहा होगा तो उसका हार्ट जो है ना धड़कना शुरू कर देगा, अरे यार बड़ी तेजी से, ये लग रहा है कि अब तो नहीं हो पाएगा, मेरे से तो ना हो पाएगा। ठीक है, इसलिए कोशिश यही होती है। क्लियर हो गया भाई? नहीं क्लियर हुआ तो बेटा एक दो बार और देखेंगे, 100% क्लियर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, आगे हम मेल वाला भी आगे चर्चा करेंगे। अब आज तो बेटा बस इतने करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, ठीक है? क्योंकि और भी क्लास है, तो बड़ा थक जाएँगे तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। और जानते हो हमारी आवाज़ तो लोग कहते हैं कि हमारी आवाज़ बड़ी बुलंद है। अब बुलंद मतलब ऐसे ही बोलता हूँ ना, तो मज़ाक कर रहा था, ठीक है? क्लास बेटा खत्म हो रही है, खत्म हो नहीं रही बल्कि खत्म हो चुकी है। अब आप कल से आइएगा, ठीक है? चलिए, तो अगर अभी तक जितने लोगों ने देखा है, अगर उसको अच्छा लगा हो, मजा आया हो, तो प्लीज एक लाइक तो बनती है यार, लाइक जरूर कीजिएगा, है ना? सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन, और साथ में आप लोग जुड़ो यार कोई, फिर आगे देखो होता है क्या। ऑप्शनल में जुड़ो ज्योग्राफी में, ठीक है? वहां पर मजा आएगा। अभी बायोटेक्नोलॉजी का सारा चल रहा है। आपने देखा था यूपीएससी में पिछली बार एक ही टॉपिक से 3 क्वेश्चन आए थे, सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी से आया था। प्री की बात मैं कर रहा हूं, प्री में 3 क्वेश्चन आए थे, आपको शायद हो। क्रिस्पर केस9 भी आया था, जीन साइलेंसिंग भी आया था, आरएनए इंटरफेरेंस भी आया था। सारी बातें अगर नहीं है तो आप जाकर के एक बार देख लीजिएगा उसमें, है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, बस अब रखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर मिलते हैं कल इसी समय, इसी वाले क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।